अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 25। प्लीज़ लाइक द वीडियो, थैंक यू। आगे बढ़ते बढ़ते मैं फटाबा को छोड़कर रेनी की खबर लेने लगा। उसके बिस्तर पर पड़ा हुआ फटा लिबास बता रहा था कि उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया है। मैं चलते चलते एक जगह ठहर गया। दीवार से टेक लगाकर रेनी के दिमाग को अच्छी तरह टटोलने लगा, क्योंकि वो होश की दुनिया में नहीं थी, कहीं बेहोश पड़ी हुई थी। एक ज़बरदस्त तूफान उसके दिमाग से गुजर चुका था। ऐसे वक्त इंसान बेहोश होकर ज़रा देर के लिए पुरसुकून हो जाता है। मैं उसके ख्वाबीदा दिमाग में ऐसी कमज़ोर सोचों को पढ़ रहा था जो वाज़ेह तौर से समझ में नहीं आ रही थीं। जिस तरह ज़ेरे लब बुड़बुड़ाहट होती है और वाज़ेह तौर से सुनाई नहीं देती, इसी तरह उसकी सोचें गड़बड़ हो गई थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता उन सोचों को तरतीब देने लगा। हौले हौले उसे पुकारने लगा, रेनी रेनी, तुम खुद को गुम कर देने के बावजूद मेरी आवाज़ सुन रही हो। बोलो रेनी, बोलो। तुम्हारे दिमाग के सन्नाटे में सिर्फ मेरी आवाज़ गूंज रही है और तुम सुन रही हो। थोड़ी देर के बाद उसके होंठ लरजने लगे। वो फिर डूबती हुई आवाज़ में बोली, हाँ मैं सुन रही हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। मुझे बताओ कि तुम पर क्या गुजरी है। वो एक बीमार की तरह बड़ी नक्काहत से बोलने लगी। वो आया था जब मेरे कमरे से जोथनसू चला गया तो मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। मुझे इत्मीनान था कि इस बंद कमरे में कोई नहीं आ सकेगा। मैंने सोचा कि जोथनसू की वापसी तक मैं अपने कपड़े सूटकेस से निकाल कर अलमारी में रखूंगी। इस ख्याल से मैं अलमारी के पास आई, लेकिन उसके दोनों पट खोलते ही मुझ पर ऐसी दहशत तारी हुई कि एकदम से जैसे कुव्वत गोवियाई खत्म हो गई थी। मैं पूरी कुव्वत से चीखना चाहती थी, मगर हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तुमने अलमारी के अंदर किसी को देखा था? मैंने सोच के जरिए उसे टोक दिया। हाँ, अलमारी के अंदर वो खड़ा हुआ था जो 150 साल पहले इस किले की उससे इश्क करता था। तुम किसकी बात कर रही हो? वही जिसकी तस्वीर मेरे कमरे की दीवार पर लगी है। रुथ ने उसका नाम सोनिया बताया था। मेरे सामने दीवार के अंदर उसी सोनिया का आशिक फरहाद अली तैमूर खड़ा था। मैं अपनी खोपड़ी सहलाने लगा। रेनी को यह दास्तान सुनाई गई थी कि मैं फरहाद अली तैमूर 150 साल से अपनी महबूबा सोनिया के लिए इस वीरान किला में भटक रहा हूं। यही वजह है कि रेनी इस वक्त किसी फरहाद अली को अचानक अपने सामने देखकर दहशतज़दा हो गई, क्योंकि वो उसकी महबूबा सोनिया के कमरे में खड़ी हुई थी, जबकि भटकने वाले आशिक के सामने रेनी को नहीं, उसकी महबूबा को होना चाहिए था। रेनी बुड़बुड़ा रही थी। फिर फरहाद अली अलमारी से बाहर आ गया और मुझे सोनिया कहकर अपनी आगोश में बुलाने लगा। मैं कहना चाहती थी कि मैं उसकी सोनिया नहीं हूँ। वो दीवार पर लगी हुई अपनी महबूबा की तस्वीर को क्यों नहीं देखता? मैं उससे मुख्तलिफ हूँ, मैं रेनी हूँ। मगर मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं घबराकर पीछे हट गई, लेकिन उसने लपक कर मुझे पकड़ लिया। उफ, कैसी फौलादी गिरफ्त थी। जी चाहता था उस गिरफ्त में पिघल जाऊं, मगर दिल में यह दहशत थी कि वो 150 साल पहले का मुर्दा है और मेरे अंदर जिंदा जज्बात हैं। मुझे एक मुर्दे से दूर भागना चाहिए। मैं खौफ के मारे खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की जद्दोजहद करने लगी। मैं ज़रा सी देर में भूल गई कि वो मुर्दा है। वो अपने दांतों की नुमाइश करते हुए मुस्कुरा रहा था। उन दांतों को देखकर मुझे फिल्म का ड्रैकुला याद आ गया। अगरचे मुर्दा फरहाद के दांत बड़े बड़े डरावने नहीं थे, ताहम वो नशावर थे। उसने बड़ी मोहब्बत से मेरी गर्दन पर झुककर दांतों से हौले से काट लिया। इसके बाद तो मैं नशे के अजीब जहान में पहुंच गई। मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। रेनी इतनी देर तक बुड़बुड़ाते रहने के बाद तकरीबन होश में आ गई थी। मैं उससे पूछना चाहता था कि इस वक्त वो कहाँ है, मगर वो आंखें खोलकर खुद ही हैरानी से सोच रही थी, मैं कहाँ हूँ? मेरे चारों तरफ अंधेरा क्यों है? मेरे कमरे में तो बिजली की रोशनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठने लगी। उसका सर घूम रहा था, जैसे बहुत ज़्यादा पी लेने के बाद अब नशा टूट रहा हो। फिर वो बुड़बुड़ाने लगी, क्या मैं कब्र के अंधेरे में हूँ? फरहाद, तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आओ, मुझे भी 150 साल पीछे ले जाओ। मैं तुम्हारे लिए ये दुनिया छोड़ दूंगी। वो कमबख्त बनास्पति फरहाद की दीवानी हो गई थी। इस तारीकी में उसके प्यार के अंदाज को सोच रही थी और उसके दांत के लम्स को याद करके तड़प रही थी। उसकी सोच से पता चला कि उस बहरूपिये फरहाद के दांत जहरीले नशे का सरचश्मा थे, नशा की मेराज तक पहुंचा देते थे। रेनी को अब उस नशे का चस्का पड़ गया था। मैंने उसकी सोच में कहा, यह मुझे क्या हो गया है? मैं एक जिंदा औरत हूँ, मुझे एक मुर्दे से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। उसकी जिद्दी सोच ने कहा, नहीं, वो मोहब्बत का देवता है। उसकी आगोश में मोहब्बत का नशा है। अगर वो कब्र की तारीकी से उठकर आता है तो मैं भी मरकर उसकी आगोश में दफन हो जाऊंगी। मैंने फिर उसकी सोच में समझाया, मैं जिंदा और होशमंद हूँ। मैं अपनी दुनिया के लोगों से प्यार करूंगी और मैं जोथनसू से मोहब्बत करती हूँ।
उसने झिल्लाकर जोथन सू को जबरदस्त गाली दी और अपना सर पीट पीट कर कहने लगी कि उसके दिल में मुर्दा फरहाद के सिवा किसी के लिए जगह नहीं है। अगर उसके दिमाग ने फरहाद के खिलाफ कुछ कहा तो वो अपना सर फोड़ लेगी। फिर वो अपनी जगह से उठकर फरहाद को पुकारती हुई तारीकी में भटकने लगी। उसे बार बार ठोकरें लग रही थी, जैसा कि नशे की दीवानगी में लगती रहती हैं। वो कभी इधर और कभी उधर दीवारों से टकरा रही थी। फिर वो इसी तरह चकराती और भटकती हुई वापस उसी बिस्तर पर आकर गिर पड़ी। अब रेनी के पीछे सर खपाना फजूल था। वो ऐसे ही वक्त काम आ सकती थी जब वो ड्रैकुला फरहाद उसे दोबारा नशे की आगोश में सुलाने आता। उस वक्त मैं रेनी के जरिया उस शैतान के दिमाग तक पहुंच सकता था। मैंने उससे राब्ता ख़त्म करने के बाद आंखें खोल दी। मैं उसी चोर रास्ते की तारीकी में दीवार से लगा खड़ा था। पता नहीं कितना वक्त गुजर चुका था। मैंने फटाबा की खबर ली तो मालूम हुआ कि अब वो उस चोर रास्ते से निकल चुका था और अपने कमरे में बैठा आर्थर को बता रहा था कि किस तरह मैंने उसका खाना खराब किया है। अगर मुझे काबू में ना किया गया तो हो सकता है कि इस किला की खराबी हो जाए। आर्थर ने मुझ पर झिल्लाते हुए कहा, मिस्टर फटाबा, मैंने पहली नज़र में पहचान लिया था कि जोथन सू खतरनाक आदमी है। अब मैं यकीन से कहता हूं कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है। बड़ी मक्कारी से रेनी का दोस्त बनकर आया है। आइए अब उसे ढूंढकर ठिकाने लगाना ही होगा। ठहरो, फटाबा ने कहा, मेरा रिवॉल्वर उसी कमबख्त के हाथ लग गया है, इसीलिए मैं अपनी जान बचाकर चला आया। फ्री स्टाइल का मौका मिलता तो उसकी हड्डियां तोड़कर रख देता। अच्छा जाओ, राइफलें ले आओ। अब वो राइफलें लेकर मेरी तलाश में आने वाले थे। मैं आगे बढ़कर उस खुफिया रास्ते से निकलने का कोई दरवाज़ा ढूंढने लगा। मेरे दाएं बाएं जो दीवारें थी मैं उन्हें ठोंक बजाकर और जोर से धक्का लगाकर देखता जा रहा था। थोड़ी दूर जाते ही अचानक ही परों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। एक चमगादड़ मेरे सर के ऊपर से उड़ती चली गई। चमगादड़ की मौजूदगी बता रही थी कि वो खुफिया रास्ता किला के बाहर भी ले जाता है। वो चमगादड़ तकरीबन बाहर से उड़ती हुई आई होगी। वो फिर परों को फड़फड़ाती हुई मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मैंने दूर होने वाली आवाज़ की सिमत देखा तो सामने ही दो सुलगती हुई आंखें नजर आईं। पहले तो मैंने यही समझा कि वो फरेबे नज़र है, क्योंकि इससे पहले मैं आंखों की तरह बने हुए दो सुराखों को देख चुका था। वो भी सुराख हो सकते थे और उनके पार यकीनन कोई कमरा होगा। मैं उन्हें करीब से देखने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मेरी आंखों के सामने तारे नाच गए। एक ज़बरदस्त घूंसा मेरे मुंह पर पड़ा। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ जाकर फर्श पर गिर पड़ा। इस फौलादी मुक्के ने मुझे समझा दिया था कि हमला करने वाला कोई हैवी वेट बॉक्सर है। वो इस गहरी तारीकी में मुझे बड़ी आसानी से देख रहा था। फर्श पर मैं जहां गिर पड़ा था ठीक उसी जगह उसने मुझ पर छलांग लगाई। लेकिन अब मैं उसकी सुलगती हुई आंखों को देखकर उसकी हरकत को समझ सकता था और उसके इरादे को समझते ही मैंने करवट बदल ली। एक जगह से दूसरी जगह लुढ़क गया। नतीजा ये हुआ कि फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। यकीनन उसे सख्त चोटें आई होंगी, लेकिन उसकी कुव्वत बर्दाश्त हैरत अंगेज थी। उसके मुंह से उफ तक ना निकली। मैं उछल कर खड़ा हो गया। चूंकि वो अंधे मुंह फर्श पर गिरा था इसलिए उसकी आंखें नजर नहीं आ रही थीं। दूसरे लफ्जों में वो नजर नहीं आ रहा था। मैंने अंदाजे से उसे एक ठोकर मारी। दूसरे ही लम्हे अपनी टांग पकड़कर कराहने लगा, क्योंकि मैंने सामने दीवार को ठोकर मार दी थी। वो वहां मौजूद नहीं था। उसी वक्त पीछे से मेरी गर्दन पर कराटे का एक जबरदस्त हाथ पड़ा। मैं तिल मिलाकर दूसरी तरफ पलट गया। ये बाद में पता चला कि वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेता था ताकि वो सुलगती हुई आंखें उसकी निशानदेही न कर सकें। मैं तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। जब अंधेरे में आंखें काम नहीं करती तो फिर अंधेरे में हाथ बढ़ाकर आगे टटोला जाता है। मैंने उसे ढूंढने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। एक लम्हा के लिए वो सुलगती हुई आंखें नजर आईं। दूसरे ही लम्हे उसने मेरा हाथ खींचकर जूडो का दाव मारा। मेरे कदम उखड़े और मैं फिजा में उछलता हुआ दूसरी तरफ जाकर पुख्ता फर्श पर गिर पड़ा। मुझे यूं लगा जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। चंद लम्हों तक उठने की सक्कत न रही। यह बराबर का मुकाबला नहीं था। वो तारीकी में मुझे देखकर हमले कर रहा था और जब मैं उसे देखना चाहता तो वो अपनी आंखें छुपा लेता। ये कोई मर्दानगी नहीं थी। अगर ऐसे वक्त मैं तन्हा मर्दानगी दिखाने की हमाकत करता तो उसी किला में कहीं दफन कर दिया जाता। लिहाजा इन चोर हमलों से बचने के लिए मैंने फौरन रिवॉल्वर निकाल लिया। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। रिवॉल्वर देखते ही दूसरी तरफ पलट गया। फिर उसके भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ललकार कर कहा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ये कहते ही मैंने फायर कर दिया। अंधेरे में एक शोला लपका। शोले की लम्हाती रोशनी में दूर खुफिया रास्ते का मोड़ नजर आया। वो उस मोड़ पर गायब हो चुका था। फायरिंग की आवाज़ उस मकबरे में थोड़ी देर तक गूंजती रही, फिर खामोशी छा गई। मैं फर्श पर से उठकर अपनी कमर सीधी करने लगा। उस अंधेरे के शैतान का पीछा करना मुनासिब नहीं था। वो इस तारीकी में छुपकर मेरे रिवॉल्वर पर हाथ साफ कर सकता था। अगर उसका दिमाग मेरे बस में होता तो मैं उसी वक्त मालूम कर लेता कि वो भागता हुआ कहाँ गया है। थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद मैंने फटाबा के दिमाग को टटोल कर देखा।
उसके साथ आर्थर और मुइसोमोटो थे। तीनों के पास राइफलें थीं और वो मेरी तरफ आने के लिए एक चोर दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। उसी वक्त वो चोर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। उन तीनों ने चौंक कर राइफलें सीधी कर लीं। उनका ख्याल था कि मैं उनसे टकराने के लिए पहुंच गया हूं। हाँ, मैं उनके सामने पहुंच गया था, लेकिन वो मैं नहीं था। उनके सामने नकली फरहाद खड़ा हाँप रहा था। मुइसोमोटो ने राइफल की नाल को झुकाते हुए कहा, क्या मुसीबत है। इसे देखकर दिल यूं दहलता है जैसे सचमुच फरहाद सामने आ गया हो। आखिर ये कहाँ से भागा रहा है। आर्थर ने आगे बढ़कर नकली फरहाद को मुखातिब किया, क्या रेनी के साथी जोथन सू से तुम्हारा सामना हुआ था। बस बात में सर हिलाकर एक गूंगे की तरह इशारों में बताने लगा कि मुझसे मुकाबला हुआ था। फिर मैंने उस पर फायर किया तो उसे भागना पड़ा। फटाबा ने कहा, आर्थर अपनी इस जहरीली बला से कहो कि जुबान से बातें करे। जब ये गूंगा नहीं है तो इशारों की जुबान में क्यों बोलता है। आर्थर ने कहा, मिस्टर फटाबा, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि हम अपने इस आदमी को फरहाद अली की टेलीपैथी से महफूज रखना चाहते हैं। आप इसे नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें पहुंचाएं, तब भी ये मुंह से आवाज़ नहीं निकालेगा। फटाबा ने कहा, लेकिन फरहाद के मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी टेलीपैथी की सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं। अब उससे मोहतात रहना क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है, बल्कि दानिशमंदी है। फरहाद के दिमाग को शौक पहुंचाया गया था। इस बात का इम्कान है कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, लिहाजा उसकी तरफ से मोहतात रहना चाहिए। लानत हो फरहाद पर। इससे पूछो कि जोथन सू से जब मुकाबला हुआ तो इसने अपने जहरीले दांत क्यों इस्तेमाल नहीं किए। मिस्टर फटाबा, आप कैसी बातें कर रही हैं। जोथन सू के पास आपका रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर की मौजूदगी में इसे दांतों से हमला करने का मौका नहीं मिला होगा। इसकी आदत है कि पहले ये दुश्मनों से जोर आजमाई करता है, नाकामी की सूरत में दांतों से हमला करने पर मजबूर होता है। उनकी बातें सुनकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अगर मैं जवां मर्दी के जोम में रिवॉल्वर ना निकालता तो वो किसी मौके पर अपने जहरीले दांत ज़रूर इस्तेमाल करता। मैंने अब तक कभी सुना ना देखा था कि किसी इंसान के दांत जहरीले हैं। इस जहरीले आदमी के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना ज़रूरी था। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इन जहरीले दांतों से रेनी की मौत वाक़या क्यों ना हुई। उसे सिर्फ जहरीला नशा हासिल हुआ और वो मज़ीद नशा की तमन्ना कर रही थी। बहरहाल अभी वक्त नहीं था कि मैं आर्थर वगैरह के दिमाग को कुरीद कर उस जहरीले आदमी के मुतल्लिक मालूमात हासिल करता। वो लोग मुझे तलाश करते हुए इधर आ रहे थे। मैं फिर आसपास की दीवारों को ठोंकते बजाते हुए आगे बढ़ने लगा। मेरा ख्याल था कि वो लोग खुलने वाली दीवारों को किसी तरह लॉक कर देते हैं, इसीलिए मुझे रिवॉल्विंग दीवार का दरवाज़ा नहीं मिल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। एक जगह मैंने दीवार को धक्का दिया तो वो अंदर की तरफ खुलती चली गई। मेरे सामने एक रोशन कमरा था। मुझे फ़ौरन ही अंदर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ज़रा देर कर दी। नतीजा ये हुआ कि उस रिवॉल्विंग दीवार का दूसरा हिस्सा घूमकर मेरे पीछे आया। मुझे ज़ोर का एक धक्का लगा और मैं लड़खड़ाता हुआ सामने पलंग पर आकर गिरा। पलंग पर सोने वाली को मुझसे धक्का लगा तो वो नींद में किसमिसाकर बोली, रूथ, ये क्या हरकत है, मुझे आराम से सोने दो। बड़ा आरामदेह बिस्तर था। सुजुको दूसरी तरफ करवट लिए लेटी हुई थी। मैं फटाबा के दिमाग में बैठा समझ रहा था कि वो मुझे किस तरह तलाश कर रही हैं। उस खुफिया रास्ते में जितने दरवाजे थे उन सबको वो खोलकर देखते चले आ रहे थे। मैं पलंग से उठकर रिवॉल्विंग दीवार के पास आकर खड़ा हो गया। 1 मिनट के बाद ही उस जहरीले आदमी और आर्थर के साथ उस दीवार के पीछे आकर रुक गया। उसने आर्थर से कहा, इस दीवार के पीछे रूथ का कमरा है, हमें यहाँ भी देख लेना चाहिए। ये कहते ही उन्होंने रिवॉल्विंग दीवार को धक्का दिया। दीवार दरवाजे की सूरत में घूमने लगी। मैं भी उसके एक हिस्से के साथ घूमता हुआ खुफिया रास्ते में पहुंचा और वो तीनों दरवाजे के दूसरे हिस्से के साथ चलते हुए कमरे में पहुंच गए। अब इस कमरे में सुजुको तन्हा बेखबर सो रही थी। वो तीनों दबे पांव चलते हुए पलंग के नीचे और अलमारी के पीछे मुझे ढूंढने लगे। फटाबा की सोच से पता चला कि वो जहरीला आदमी सुजुको के हुस्नो शबाब को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है। फटाबा फौरन ही उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। आर्थर उस जहरीले आदमी को समझाने लगा, ये लड़की तुम्हारे लिए नहीं है, ये यरगमाल के तौर पर लाई गई है। अगर तुम उसे हाथ लगाओगे तो हमारे मिशन को नुकसान पहुंचेगा। चलो यहाँ से वापस चलो। आर्थर उसे खींचता हुआ रिवॉल्विंग दीवार तक ले आया, मगर वो जहरीली हवस भरी नजरों से सुजुको को देखे जा रहा था। आर्थर सोच रहा था, मुझसे बड़ी भूल हुई। मेजर यामागुची ने सख्ती से ताकीद की थी कि सुजुको इस जहरीली बला की नजरों में ना आए। मैंने तो सुजुको को इससे छुपा रखा था, मगर यह भूल गया था कि रूथ इस लड़की को अपने कमरे में ले आई है। अब सुजुको को इस कमरे से भी हटाना होगा। ये सोचते ही उसने रिवॉल्विंग दीवार को धक्का दिया। वो दीवार घूमने लगी। मैं उसके एक हिस्से के साथ चलता हुआ कमरे में आया। वो तीनों दूसरे हिस्से की तरफ चलते हुए खुफिया रास्ते में पहुंच गए। आर्थर ने परेशान होकर कहा, पता नहीं वो कमबख्त कहाँ जाकर छुप गया है। इस चोर रास्ते से किले के बाहर निकलने का रास्ते पर मुइसोमोटो राइफल लिए बैठा है। फटाबा ने नागवारी से कहा,
तुम्हारे उस बूढ़े खपती बाप ने जोथनसू को छुपा दिया है। आर्थर ने कहा, अब डैडी पागल हैं तो मैं उनका इलाज क्या करता। फिलहाल मैंने उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें कैद कर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि जोथनसू भटकता हुआ तहखाने में पहुंच जाए। चलो तहखाने में भी उसे तलाश कर लेते हैं। फटाबा ये कहकर तहखाने की तरफ जाने लगा। मैं फौरन ही फटाबा के कदमों को गिनने लगा। 22 कदम चलने के बाद वो बाएं तरफ मुड़ गया, फिर वहां से 7 कदम के फासले पर रुक गया। अब उसके हाथ बाएं तरफ की दीवार को टटोल रहे थे। उसे दीवार का एक पत्थर जरा सा हिलता हुआ महसूस हुआ। वो उस पत्थर को दीवार के अंदर धकेलने लगा। इसके साथ ही कदमों के पास फर्श का कुछ हिस्सा गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ अपनी जगह से हटने लगा। आवाज़ खत्म हुई तो उसने टॉर्च की रोशनी में एक छोटे से जीने को देखा जो नीचे तहखाने में चला गया था। मैं बारी बारी फटाबा और आर्थर के दिमागों में झांक कर ये देखने लगा कि वो तहखाना के मुतल्लिक क्या सोच रही हैं। इस सिलसिला में आर्थर अहम नजर आया। मैं उसके दिमाग से चिपक गया। वो सोच रहा था, जोथनसू को इस तहखाने का इल्म नहीं हो सकता। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं। मैंने उसकी सोच में कहा, लेकिन यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल ही नामुमकिन नहीं है। अगर जोथनसू यहाँ पहुँच जाए तो गजब हो जाएगा। यहाँ उस कमबख्त को हमारे जुराइम के बहुत से सबूत मिल जाएंगे। मैंने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली। इतनी भाग दौड़ के बाद अब सही मंजिल का पता मालूम हुआ था। अब वहां तक पहुंचने के लिए जरा सब्र की जरूरत थी। जल्दबाजी में वो जहरीला आदमी मेरे रास्ते की दीवार बन जाता। ये तो मालूम हो गया था कि इस खुफिया तंजीम को चलाने वाले खास तौर से मेरे लिए इस जहरीले आदमी को पाल रहे थे। उसे गूंगा बनकर रहने की ट्रेनिंग दी गई थी। चोर रास्ते की तारीकी में वो एंटी डार्क लेंस आंखों पर चढ़ाए हुए था। आम हालात में भी उसकी आंखों पर आई लेंस रहता होगा ताकि मैं उसके दिमाग तक ना पहुंच सकूं। वो कौन लोग थे जो मेरी तरफ से इस कदर मोहतात थे? मेजर यामागुची वगैरह मेरे मुतल्लिक मुकम्मल सही मालूमात नहीं रखते थे। इन हालात में मैं यकीन से कह सकता था कि इस तंजीम के पीछे भी सुपर मास्टर का हाथ था। वही अच्छी तरह जानता था कि मेरी याददाश्त किसी वक्त भी वापस आ सकती है और मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें दोबारा उसके लिए मुसीबत पैदा कर सकती हैं। इसलिए वो मुझसे निमटने के लिए जहरीले आदमी जैसे ना जाने कितने आलाकारों को मुझसे महफूज रहकर मुकाबला करने की ट्रेनिंग दे रहा था। पता नहीं वो मेरे खिलाफ महाज बनाकर और क्या कुछ कर रहा होगा। फटाबा, आर्थर और वो जहरीला आदमी तहखाने में मुझे तलाश करने के बाद नाकाम वापस आने लगे। तहखाने के रास्ते को बंद करने के बाद फटाबा ने अचानक ही चौंक कर आर्थर से पूछा, क्यों आर्थर? तुम तो कहते थे कि तुम्हारे ये जहरीला आदमी सोनिया की तरह दुश्मनों की बू सूंघकर उन पर हमले करता है। क्या अभी ये जोथनसू की बू को नहीं पा सकता? आर्थर जरा सा हिचकिचाया, फिर कहने लगा, मैंने ये नहीं कहा था कि यह हर एक की बू सूंघ लेता है। ये सिर्फ औरतों का शेदाई है, सिर्फ उनकी बू के पीछे भागता है। फटाबा ने गुस्से से कहा, तुम बात बदल रहे हो, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मेरा क्या है? अगर सोनिया किसी तरह यहाँ मक्कारी से पहुंचेगी तो फिर इस जहरीले गूंगे की बू के पीछे लग जाएगी। आर्थर ने कहका लगाते हुए कहा, मिस्टर फटाबा, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि ये फरहाद के रूप में है? सोनिया जैसे ही इसे फरहाद समझकर इसके करीब आएगी, ये पहले ही हल्ले में उसे जहरीले नशे की मेराज तक पहुंचा देगा। उनकी बातें सुनकर अचानक याद आया कि मैंने बहुत देर से सोनिया की खबर नहीं ली। मैंने उसे दिमाग की स्क्रीन पर आखिरी बार जजीरा शोडू में देखा था। वो सुजुको की बू के इंतजार में वहां ठहर गई थी। अब रात के 2 बजने वाले थे। वो आराम से सो रही होगी। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा। मालूम हुआ कि वो पुरसुकून है और आंखें बंद किए सो रही है। नींद की हालत में उसकी सोच थकी थकी सी थी। मैंने यही समझा कि वो मुसलसल भाग दौड़ के बाद थक कर सो रही है। अगर मैं उसकी सोच को छेड़ता तो हकीकत मालूम हो जाती। वो सो नहीं रही थी बल्कि बेहोशी की हालत में थी। मैं मसरूफियत के बायस हकीकत को समझ ना सका। मसरूफियत ये थी कि मैं अपने ताक़ुब करने वालों की मसरूफियत को समझ रहा था। आर्थर अपने जहरीले साथी के साथ चोर दरवाज़ों से गुजरता हुआ उस तारीक कमरे में पहुंच गया जहां रेनी एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी। आर्थर ने उस शैतान से कहा, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तुमने फिल्मी रसालों में रेनी की तस्वीरें देखकर इसे हासिल करने की तमन्ना की थी। अब देख लो, फिल्मी शूटिंग के बहाने हमने इसे हॉलीवुड से बुलाकर तुम्हारी आगोश में पहुंचा दिया। बॉस उस वक्त तक तुम पर मेहरबानियां करता रहेगा जब तक तुम वफादारी का सबूत देते रहोगे। बॉस का हुक्म है कि उस जापानी लड़की की तमन्ना ना करो जिसे तुम अभी रूथ के कमरे में देखकर आ रहे हो। अगर तुम उसे हाथ भी लगाओगे तो ये तंजीम से गद्दारी होगी और इसकी सज़ा तुम अच्छी तरह जानते हो। ये कहकर वो उस तारीक कमरे में उन दोनों हवस परस्तों को छोड़कर बाहर आ गया। उसने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया ताकि वो जहरीला आदमी सिर्फ रेनी तक महदूद रहे, वहां से निकलकर सुजुको तक न पहुंचे। इसके बाद एहतियाती तदबीर के बाद वो फटाबा की तरफ जाने लगा। मैं रूथ के कमरे में उसी तरह रिवॉल्विंग दीवार से लगा खड़ा था। मेरे सामने सुजुको पलंग पर महवे ख्वाब थी।
جب اطمینان ہو گیا کہ دشمنوں میں سے کوئی نہیں آئے گا تو میں ذرا کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ میں نے آرتھر کی سوچ کی ڈور تھام کر دیکھا۔ وہ فٹابا کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ فٹابا ٹرانسمیٹر پر کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، یہ تو کمال ہو گیا، وہ کس طرح تمہارے قابو میں آ گئی؟ دوسری طرف سے کہا گیا وہ تنہا تھی، اس نے اپنے ساتھیوں کو جزیرے سے واپس بھیج دیا۔ اسی وقت ہمیں موقع مل گیا، ہم نے پیچھے سے اس کے سر پر ضرب لگائی، وہ جد و جہد نہ کر سکی، بے ہوش ہو گئی۔ ہم اسے قلعے میں پہنچانے آ رہی ہیں۔ فٹابا نے کہا، ٹھیک ہے، اسے فوراً پہنچا دو، فرہاد اس کے پیچھے ضرور آئے گا، اس کا خیال رکھو، اوور اینڈ آل۔ یہ باتیں سنتے ہی میری سمجھ میں آ گیا کہ سونیا اس وقت سو نہیں رہی بلکہ بے ہوش پڑی تھی۔ فٹابا اور آرتھر پلاننگ کر رہے تھے کہ کس طرح سونیا کو قلعے کے اندر لایا جائے، اور جب اس کے پیچھے میں آؤں گا تو مجھے کس طرح گھیرا جائے گا۔ ان کی پلاننگ کو سمجھنا ذرا مشکل نہیں تھا، کیونکہ میں تو یہاں پہنچ ہی گیا تھا اور سونیا بھی پہنچنے ہی والی تھی۔ لہٰذا میں سونیا کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ اب وہ ہوش میں آ رہی تھی اور ایک کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اسی طرف چلی آ رہی تھی۔ اس کے آس پاس 2 جاپانی ریوالور لیے بیٹھے تھے۔ وہ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، کیا مجھے اس قدر مطمئن رہنا چاہیے؟ اس نے اپنے آس پاس دیکھتے ہوئے سوچا، میں کر بھی کیا سکتی ہوں، میرے آس پاس ریوالور ہیں، میں نہیں جانتی کہ یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، لیکن میرا دماغ تو منزل کا پتہ بتا دے۔ بھلا اس کا دماغ اسے کیسے بتا سکتا تھا؟ میں فوراً اس کے طنزیہ انداز کو سمجھ گیا۔ وہ مجھ پر طنز کر رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کہا، بس کرو فرہاد، یہ خیال خوانی کے ہتھ کنڈے اپنے پاس ہی رکھو۔ میں تمہاری طرح کسی کی سوچ کے ذریعے اپنی منزل کا پتہ معلوم نہیں کر سکتی، میری اپنی صلاحیت بھی کوئی چیز ہے۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت میں تمہاری ہی طرف چلی آ رہی ہوں۔ میں اپنی کھوپڑی سہلانے لگا۔ یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ میری بو کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ میں نے کہا، تعجب ہے سونیا، جب میں ٹوکیو میں تمہیں اپنا ہمراز بنائے بغیر غائب ہو گیا تھا تو اس وقت تم کرنل جوشوہو کی طرح میری گمشدگی کی وجہ سے پریشان تھی۔ کیا اس وقت تم میری بو سونگھ کر میرا پتہ نہیں معلوم کر سکتی تھی؟ کیوں نہیں، میں تمہارے ہتھ کنڈوں کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ تم مجھ سے رابطہ قائم کرو گے، لیکن جب تم نے اسے ضروری نہیں سمجھا تو میں نے بھی جان بوجھ کر کرنل جوشوہو کی تائید کی کہ دشمن تم پر غالب آ گئے ہیں، اور سزوکو کی طرح تمہاری بو کو بھی مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ کرنل کو میری حقیقت نہیں بتائی، لیکن اس دوران میں نے 2-3 بار تمہارے دماغ میں جھانک کر دیکھا تھا۔ تمہاری سوچ سے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تم میری طرف سے مطمئن ہو، بلکہ تم میرے لیے پریشان تھی۔ سوچ کے ذریعے اس کی ہنسی کی آواز سنائی دی، فرہاد، یہ میرا کمال ہے، تمہارے ساتھ اتنا عرصہ رہ کر اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ تم مجھے کن حالات میں کس طرح اپنے طور پر سوچنے پر مجبور کرتے ہو۔ میں کافی عرصہ سے تمہاری مرضی کے مطابق اپنی سوچ کو کنٹرول میں رکھنے کی مشق کر رہی ہوں۔ تم یہی چاہتے تھے کہ میں تمہارا پیچھا نہ کروں، تمہارے لیے پریشان ہوتی رہوں، تو پھر دیکھ لو، سب کچھ میں نے تمہاری مرضی کے مطابق ہی کیا ہے۔ میں مسکرانے لگا۔ میرے پاس لیٹی ہوئی سزوکو کروٹ بدل رہی تھی۔ اس کے بدن سے بدستور شینل کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے سونیا سے پوچھا، بہرحال یہ بتاؤ کہ سزوکو کہاں ہے؟ تم اس کی بو پا رہی ہو یا نہیں؟ نہیں فرہاد، دشمن بڑے چالاک ہیں، اسے مسلسل خوشبوؤں میں چھپا رہی ہیں۔ مگر تم سچ سچ بتاؤ، کیا تم جان بوجھ کر یہ سوال نہیں کر رہے؟ کیا تمہیں سزوکو کے متعلق کوئی علم نہیں ہے؟ میری بات نہ پوچھو، اگر پوچھنا ہی چاہتی ہو تو اپنی شرط ہار جاؤ۔ میں سمجھ گئی، تم سزوکو تک پہنچ گئی ہو اور اب میں بھی پہنچنے والی ہوں، تو پھر جلدی سے تسلیم کر لو کہ شرط ہار چکی ہو، اپنی صلاحیت کے بل پر نہیں پہنچ رہی، کیونکہ تمہاری مطلوبہ بو اب تک تمہیں نہیں مل رہی۔ میری اس بات پر سونیا گڑبڑا گئی۔ نہیں، ارے واہ، کیا زبردستی شرط ہار جاؤں؟ میرے سر کا پچھلا حصہ ابھی تک دکھ رہا ہے۔ کمبختوں نے پیچھے سے زبردست حملہ کیا تھا۔ آخر میں کسی نہ کسی طرح تکلیفیں برداشت کرتی ہوئی سزوکو تک پہنچ رہی ہوں نا؟ بے شک پہنچ رہی ہو، لیکن یاد کرو کہ تم نے اپنی صلاحیت پر ناز کیا تھا اور یہ شرط لگی تھی کہ تم اسی صلاحیت کے بل پر سزوکو کو واپس لاؤ گی، اور اب یہ تمہارے لیے ممکن نہیں، کیونکہ جب تک تم یہاں پہنچو گی تو پھر یہ لوگ سزوکو کو خوشبوؤں میں نہیں چھپائیں گے۔ پھر یہ کہ میں تم سے بہت پہلے سزوکو تک پہنچ گیا ہوں، تمہیں اب تک موقع دے رہا تھا، اب موقع دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا عام عورتوں کی طرح فضول بحث نہ کرو، خوشی سے ہار مان جاؤ۔ اس کا منہ لٹک گیا، وہ ناراض ہو گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، جب تم یہاں ہوگی تو میں تمہیں منا لوں گا۔ اس نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ میں نے اسے چھیڑنا چاہا، لیکن اسی وقت سزوکو نیند میں کسمس آئی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ میں پہلے سے تیار تھا، لیکن اس بار اسے چیخنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی چیخ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ پیاری پیاری کجلائی سی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔
اور खौफ ज़्यादा जहन सोच रहा था, वही है, ये वही अजनबी है। ये कमबख्त किसी भी बंद कमरे में कैसे पहुंच जाता है? मैं क्या करूं, ये मुझे मार डालेगा। मैंने बड़ी नरमी से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारे दुश्मनों का दुश्मन हूं। अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। उसका खौफ कदरे कम हो गया। मैंने उसके मुंह पर से हाथ हटा लिया। वो हकलाती हुई बोली, तुम कौन हो? रूथ कहाँ है? वो यहाँ होती तो मैं ना होता। मगर तुमने तो कहा था कि तुम दोस्त हो। क्या दोस्ती का यही तरीका है? बिल्कुल, दोस्ती में दो दिल इसी तरह शीरो शक्कर होते हैं। तुम खुद ही बताओ कि अभी मुझे दुश्मन बनकर तुम्हारा गला दबोचना चाहिए या मोहब्बत से पेश आना चाहिए? वो जितनी हसीन थी उतनी ही बुज़दिल थी, मौत से डरती थी। गला दबोचने के ख्याल से ही लरस कर बोली, मोहब्बत से। मैं मोहब्बत से पेश आने लगा। थोड़ी देर में सुजुको ने मुझे दोस्त की हैसियत से तस्लीम कर लिया। उसने कहा, जोथनसू, वादा करो तुम मुझे किसी तरह इस किले से निकाल कर ले जाओगे। मेरे डैडी तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। इनाम तो मुझे मिल चुका था। जापानी गुड़िया को तो लोग घर के ड्राइंग रूम में सजाते हैं। मैं इनाम के तौर पर इसे दिल में बिठा सकता था। लेकिन सोनिया कहर बनकर नाजिल होने वाली थी। मैं तो सचमुच एक बेचारे से शौहर की तरह डरने लगा था। मैंने उससे कहा, अगर ये जोथनसू सलामत रहा तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस वक्त तो मुझे साथ छोड़कर जाना होगा ताकि मैं इस किले से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर सकूं। ये कहकर मैं बिस्तर से उठ गया। सुजुको मेरे साथ दरवाजे तक आई, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो हंसती हुई बोली, इन्होंने मुझे कैद कर रखा है और तकदीर तुम्हें मेरे साथ कैदी बनाकर रखना चाहती है। तुम यहाँ आराम करो, मैं जिस तरह यहाँ आया हूँ उसी तरह बाहर भी जा सकता हूँ। मैं उसका जवाब सुने बगैर रिवॉल्विंग दीवार के पास आया, फिर उसके साथ घूमते हुए चोर रास्ते में पहुंच गया। अब उस तारीकी में मैं कंधे की तरह सफ़र कर सकता था, तय खाने तक पहुंच सकता था। लेकिन उस वक्त वहां जाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि मुझे सोनिया का इंतजार था। वो यहाँ आकर दुश्मनों को उलझा कर रखती तो मैं इत्मीनान से तय खाने की सैर कर सकता था। इसलिए मैं उधर घूम गया जिधर से मैं किले की पहली मंजिल तक पहुंच सकता था। वो रास्ता बतदरीज ऊपर की तरफ जा रहा था। 10 मिनट के बाद मैं उस दीवार के पास पहुंच गया जो मुझे अलमारी के अंदर ले जाती। वो रेनी के कमरे की अलमारी थी। वह जहरीला आदमी रेनी को इसी रास्ते से उठा ले गया था। पहले मैं अलमारी के अंदर आया, फिर उसके पट खोलकर कमरे में पहुंच गया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर लगी हुई सोनिया की तस्वीर मुझे देख रही थी। मैं भी चंद लम्हे उसे चाहत से देखता रहा। ये महज रस्मी चाहत नहीं थी। इतने अरसे तक उसके करीब रहकर मुझे यूं लगता था जैसे वो मेरे जिस्म का एक हिस्सा है और अब उससे बिछड़े हुए सदियां गुजर गई हैं। उस वक्त मेरी सबसे बड़ी आरजू यही थी कि मेरी सोनिया जल्द से जल्द मेरे पास पहुंच जाए। मैं उस कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गया। कॉरिडोर के दूसरी तरफ जो कमरा मेरे लिए मखसूस किया गया था और उस कमरे की दीवार पर मेरी तस्वीर लगाई गई थी। कमबख्तों को यह नहीं मालूम था कि वो फरहाद को ही इस तस्वीर का फ़रेब दे रहे हैं। मैं दरवाजे पर आया और फिर हैंडल को पकड़कर उसे आहिस्तगी से खोला। वो कमरा खाली नहीं था जहां मेरी तस्वीर थी। उसके नीचे पलंग था और उस पलंग के मुलायम बिस्तर पर एक नौजवान औरत सो रही थी। मेरी आहट पाते ही उसने दरवाजे की तरफ करवट ली। मैं खुशी से खिल गया। वो सोनिया थी, मेरी सोनिया। वो मुझे देखते ही बिस्तर से उठ गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो दोनों बाहें फैलाकर मेरी तरफ बढ़ती हुई बोली, फरहाद, मेरे फरहाद, तुम कहाँ थे? मैं 150 साल से तुम्हें तलाश कर रही हूँ। मैं ठिठक गया क्योंकि मैं जोथनसू के रूप में था। फिर सोनिया मुझे फरहाद कैसे समझ रही थी? नकली फरहाद ने कुछ इसी तरह रेनी को सोनिया कहा था। मेरे कमरे में मेरी 1.5 सदी पुरानी तस्वीर थी और सामने वाले कमरे में सोनिया की जो तस्वीर थी। सोनिया 150 साल बाद इस तस्वीर से निकलकर मेरे सामने आ गई थी। उसी वक्त ढन ढन की आवाज़ सुनाई देने लगी। 200 साल पुरानी कॉल बेल इसी तरह शोर मचाती थी। इस आनी घंटे की आवाज़ से पुराने किले के दौर दीवार लरज रहे थे। कोई किले का आहनी दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था। मैंने सोनिया के दिमाग में झांक कर देखा। वो मेरे सामने थी मगर मेरे सामने नहीं थी। मेरी सोनिया दुश्मनों के निर्गे में किले के बाहर आहनी दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रही थी। किला के बाहर घंटे की गूंजती गरजती आवाज़ थम गई। आर्थर बाहर के आहनी दरवाजे को खोल रहा था। दरवाजे पर सोनिया 2 दीवारों के दरमियान कैदी बनी खड़ी हुई थी। कमरे के अंदर दूसरी सोनिया मेरे सामने खड़ी हुई थी और इस सोनिया का दावा था कि ये 150 साल से अपने आशिक फरहाद अली तैमूर की तलाश में भटक रही है। इसने फिर मेरी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा, मेरी फरहाद, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम अपनी सोनिया को भूल गए हो? वो मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। मैंने भी बेवकूफ़ बनते हुए कहा, तुम सोनिया हो। मैंने तुम्हारी तस्वीर से तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन तुम फरहाद की उस तस्वीर को देखकर समझ सकती हो कि मैं फरहाद नहीं हूँ। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। तुम मेरे फरहाद हो। तुमने दूसरे रूप में जन्म लिया है। तुम कितने ही रूप बदलो, मैं तुम्हें पहचान लूंगी। उसने मेरे गले में बाहें डाल दी।
मैंने उसे बाजू में जकड़ कर कहा, अगर तुम मुझे हर रूप में पहचान सकती हो तो फिर आओ, मैं भी तुम्हारे इस रूप के पीछे तुम्हें पहचान कर दिखाता हूँ। ये कहते ही मैंने अपने बाजू का हल्का तंग कर दिया। उसे इतने जोर से भींचने लगा कि उसके हलक से रुक रुक कर आवाज निकलने लगी। आहिस्ता फरहाद, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। नहीं मेरी 150 साल की बासी महबूबा, इतने अरसे तक तुम्हें जिंदा रहने की प्रैक्टिस हो चुकी है, भला तुम कैसे मर सकती हो? मुझे छोड़ो। कैसे छोड़ दूं? हम 150 साल बाद मिल रहे हैं। अगर तुम जिंदा ही रहना चाहती हो तो सीधी तरह रुथ माइक बन जाओ। रुथ के दोनों हाथ मेरी गर्दन के पीछे थे। जब वो मेरे करीब आई तो उस वक्त सोनिया की तरह उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां भिंची हुई थी, यानी वो भी सोनिया की तरह आहनी नाखनों से लेस होकर आई थी। इसीलिए मैंने पहली फुर्सत में उसे इतनी शिद्दत से भींच लिया कि वो मेरी पुश्त पर नाखनों से हमला करना चाहती तो उसकी सांसें रुक रुक जाती। उसने 2-4 बार मुझे बातों में लगाकर अपने आहनी पंजों को इस्तेमाल करना चाहा, मगर मैंने उसे मौका नहीं दिया। आखिर वो निढाल होकर बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं वाकई रुत हूँ, मुझे छोड़ दो। मगर उसकी सोच कह रही थी कि वो मेरी गिरफ्त से निकलते ही मुझ पर हमला करेगी। वो भी सोनिया की तरह लड़ने के फ़न से वाकिफ़ थी और मुझ पर अपने दाव आजमाना चाहती थी। अब मैं एक औरत से क्या मुकाबला करता, लेकिन उसके आहनी पंजों से बचना भी ज़रूरी था। लिहाजा मैंने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते ही उसके सर पर एक खड़ा हाथ रसीद किया। जैसे ही वो लड़खड़ाती हुई पीछे की तरफ गई, मैंने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। फिर उसे ज़मीन पर गिराकर अपना एक पाँव उसकी गर्दन पर रखा। फिर उसके हाथों से वो आहनी पंजे निकालने लगा। वो मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश करती तो मैं उसकी गर्दन पर अपने पाँव का दबाव सख्त कर देता। इन आहनी पंजों को अपनी जेब में रखने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। वो बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई। उसका दिमाग चुगली खा रहा था कि अब वो क्या करना चाहती है। उसने बिजली की सी तेज़ी से उछलकर मेरी तरफ कराटे का हाथ मारा, लेकिन मैं निशाने से हट गया। नतीजा ये हुआ कि वो उछलने के बाद दोबारा औंधे मुंह जमीन पर पहुंच गई। मैंने उसके मुंह पर एक ठोकर मारी तो वो चीखती हुई दूसरी तरफ पलट गई। मैं नहीं चाहता था कि वो शोर मचाकर दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करे, इसलिए मैं उछलकर उस पर सवार हो गया। उसका कचूमर निकालने के लिए मेरा वजन काफ़ी था। मैंने उसके दाएं हाथ को पुश्त की तरफ मोड़कर आर्म लॉक लगाते हुए कहा, अब अगर ज़रा भी हरकत करोगी तो तुम्हारा बाजू टूट जाएगा, लिहाजा शराफत से मेरी बातों का जवाब दो। वो तकलीफ से कराती हुई बोली, मैं जवाब दूंगी, मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम इसी तरह हसीन लग रही हो। जल्दी जल्दी बताओ कि तुमने और उस जहरीले आदमी ने सोनिया और फरहाद का भेस क्यों बदला है? वो बदस्तूर कराती हुई बोली, यहाँ इस किला में हमें सोनिया और फरहाद बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। फॉर गॉड सेक मेरा हाथ छोड़ दो। मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी तकलीफ में ज़रा कमी कर दी। लो, अब तुम आसानी से बोल सकती हो। पहले बताओ उस जहरीले आदमी का नाम क्या है? मैं उसका असल नाम नहीं जानती। यहाँ सब उसे गरलाश कहते हैं। तुम दोनों को किस तरह ट्रेनिंग दी जाती है? 700 मर्दों और औरतों में से मेरा और गरलाश का इंतखाब किया गया है। मैं सोनिया की तरह जूडो कराटे जानती हूँ और गरलाश फरहाद की तरह जिद्दी और शाहजोर है। हम दोनों बड़े कामयाब नक्काल हैं। हम दोनों को टेप के जरिए सोनिया और फरहाद की गुफ्तगू सुनाई जाती है। हम उनकी आवाज़ और लहजे की नकल करते हैं और उनके चलने फिरने और उठने बैठने के अंदाज को समझते और सीखते रहते हैं। इससे ट्रेनिंग के बाद तुम लोगों से क्या काम लिया जाएगा? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? इन बातों से तुम्हारा भला नहीं होगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मेरे दोस्त बन जाओ। हमारी तंजीम में रहकर काम करो। हमारे यहाँ तुम जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जल्दी बताओ कि सोनिया और फरहाद बनकर तुम दोनों क्या करने वाले हो? वो मजबूर होकर बोलने लगी। सोनिया और फरहाद कर्नल जोशुहो के बहुत करीब हैं। उन्हें कर्नल का एतमाद भी हासिल है। हमारी तंजीम वालों ने ऐसी प्लानिंग की है कि फरहाद और सोनिया यहाँ लाजमन आएंगे। बल्कि सोनिया आ चुकी है, फरहाद भी उसकी खातिर यहाँ ज़रूर आएगा। फिर वो दोनों इस किले के तय खाने से कभी नहीं निकल सकेंगे। मैं और गरलाश टोक्यो पहुंचकर उनकी जगह ले लेंगे और कर्नल के करीब रहकर उसका एतमाद हासिल करते रहेंगे। बस हमें इतना ही काम बताया गया है। आगे मैं समझ गया कि ये लोग नकली सोनिया और फरहाद के जरिया कर्नल को हलाक करना चाहते हैं। मैंने फिर उससे सवाल किया, क्या गरलाश के दांत जहरीले हैं? वो सर से पांव तक जहरीला है। मैं कैसे यकीन कर लूँ? वो इंसान है, सांप तो नहीं है कि जहरीला बन जाए। यकीन करो, वो जनूबी अफ्रीका के एक सुपेरे की औलाद है। अफ्रीका में अब भी ऐसे लोग हैं जो बचपन ही से थोड़ा थोड़ा सा जहर दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फिर उसका तोड़ भी करते हैं। इस तरह वो जवान होने तक इस कदर जहरीले बन जाती हैं कि अगर वो किसी को एक बार दांतों से काट लें तो वो इंतहाई नशे की हालत में बेहोश हो जाता है। जो औरतें चरस अफीवन और हेरोइन की आदी हो जाती हैं, वो ऐसे जहरीले आदमी की कुर्बत से बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं।
मुझे रेनी याद आ गई। मैंने पूछा कि रेनी भी नशे की आदी है? हाँ, गरलाश ने उसे नशे की इंतहा तक पहुंचा दिया है, लेकिन अगर वो बार बार गरलाश की आरजू करेगी तो वो नशा बतदरीज जहर बनकर उसे हलाक कर देगा। कोई भी नशे की आदी औरत गरलाश को 1-2 दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वो मुझे दांतों से काट ले तो क्या होगा? वही जो मैंने कहा है, अगर तुम्हें बर्दाश्त की कुव्वत हुई तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन जिंदा रहोगे, फिर वो नशावर जहर तुम्हारा काम तमाम कर देगा। इसके बाद मैंने सवाल किया, रेनी यहाँ क्यों लाई गई है? गरलाश के लिए। वह हसीन औरतों का रसिया है, उसे दौलत का लालच नहीं। वह तंजीम के सरबराह से मुआवजे के तौर पर अपनी पसंद की औरतें तलब करता है। इसीलिए रेनी को फिल्म की शूटिंग के बहाने हॉलीवुड से यहाँ बुलाया गया है। अगर गरलाश की जहरीली मोहब्बत उसे मार डाले तो क्या तुम लोग कानून की नज़रों में नहीं आओगे? क्योंकि वो बाकायदा पासपोर्ट लेकर इस मुल्क में आई है। रेनी को मरने नहीं दिया जाएगा। आर्थर एक बहुत ही तजुर्बाकार डॉक्टर है। वो गरलाश के जहर का तोड़ जानता है। आर्थर की ड्यूटी यही है कि वो हमेशा गरलाश के साथ रहे, और अगर कोई हसीना उसके जहर के ज़ेरे असर आ जाए तो वो उसे मरने से बचा ले। रेनी यहाँ से सही सलामत वापस जाएगी। क्या वो यहाँ से वापस जाकर ये रिपोर्ट नहीं करेगी कि उसके साथ किया जाने वाला फिल्मी मुआहदा सरासर फ्रॉड था? औरतें गरलाश की जहरीली मोहब्बत की खातिर अपनी जिंदगी लुटा देती हैं। रेनी गरलाश से दोबारा मिलने की आरजू में अपनी जुबान बंद रखेगी। यहाँ इस मुल्क में हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएगा। गरलाश इस मुल्क से बाहर उससे मिलने का वादा करेगा। वो इस वादे के मुताबिक बाहर जाएगी, जहाँ कहीं ना कहीं मौत उसका इंतजार कर रही होगी। क्या तुम्हें रेनी की मौत पर अफसोस होगा? रेनी की तरह अब तक कितनी ही हसीन लड़कियां गरलाश को दोबारा पाने की आरजू में बेमौत मर चुकी हैं। मैं कहाँ तक कितनों के लिए अफसोस करूंगी? तुमने दुरुस्त कहा, मरने वालियों में तुम्हारा नाम भी आ जाएगा। मुझे अफसोस नहीं होगा। ये कहते ही मैंने आर्म लाक के दाव पर जरा कुव्वत सरफ करते हुए एक जोर का झटका दिया। उसके हलक से फलक शगाफ चीख निकली। उसके बाजू की हड्डी टूट चुकी थी। मैं उसे छोड़कर फर्श से उठते हुए बोला, यहाँ की अदालत तुम्हें सजाए मौत का फैसला सुनाएगी। चूंकि तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाने के लिए मेरे पास हथकड़ी नहीं है, तो मजबूरन तुम्हारा एक बाजू उखाड़ दिया है। वो तकलीफ की शिद्दत से फर्श पर पांव पटक रही थी और चीखती जा रही थी। ये शोर सुनकर उसके हमायती आने ही वाले थे। मैं तेजी से उस कमरे से निकलकर सामने वाले कमरे में आया। वही कमरा जो पहले उसके लिए मखसूस था, जहां सोनिया की कद्दे आदम तस्वीर लगी हुई थी। इस कमरे की अलमारी से गुजरकर फिर चोर रास्ते की तारीकी में चला गया। वहां पहुंचकर मैंने इत्मीनान से सोनिया के दिमाग में झांक कर देखा, जो बहुत पहले ही किला के उसी ड्राइंग रूम में पहुंच गई थी जहां मुझे और रेनी को पहली बार लाया गया। वहां वो फटाबा और आर्थर से बातें कर रही थी, लेकिन रोत की चीख सुनते ही अब वो लोग भागते हुए मुख्तलिफ कमरों में झांकते फिर रहे थे। सोनिया उसी ड्राइंग रूम में 2 दीवारों के दरमियान खड़ी हुई थी, यानी 2 जापानी उसके आसपास थे, और उसके सामने एक सोफे पर मोइसो मोटो बैठा हुआ था। सोनिया इत्मीनान से बैठी हुई थी। उसे मेरा इंतजार था। रोत की चीखें सुनकर वो समझ गई थी कि मैं ही कुछ कर रहा हूं। उसने मजीद मालूमात के लिए मोइसो मोटो को मुखातिब किया, क्यों मिस्टर, क्या इस किला में कोई हिस्टीरिया की मरीजा है जो इस तरह चीख रही है? शट अप, मोइसो मोटो ने घुरा कर कहा। क्या उस चीखने वाली को शट अप नहीं करा सकते? मोइसो मोटो ने चौंक कर कहा, सोनिया, तुम उस बदमाश की बू सूंघकर इसे हमारे हवाले कर सकती हो। तुम किस बदमाश का जिक्र कर रहे हो? वो, उसका नाम जोथन सू है। कमबख्त बड़ी चालाकी से हमारी एक हीरोइन का मेहमान बनकर यहाँ आ गया है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमारे लिए दर्द सर बन जाएगा। वो तकरीबन आधी रात से हमें किले के अंदर इधर से उधर दौड़ा रहा है। सोनिया ने हंसते हुए कहा, ताज्जुब है, तुम इतने लोग हो और इस किले की चहार दीवारी में वो अकेला आदमी तुम्हारे हाथ नहीं आ रहा। अगर मेरी मदद चाहते हो तो मुझे उसकी कोई चीज़ दिखाओ, मैं जोथन सू की बू तक पहुंच जाऊंगी। मोइसो मोटो ने अपनी जगह से उठकर अपने आदमियों से कहा, आओ सोनिया को जोथन सू के कमरे में ले चलो। सोनिया उनके साथ उसी कमरे में जाने लगी जहां रुत फर्श पर टूटे हुए बाजू का मातम कर रही थी। अब मैं आर्थर के दिमाग के जरिया उन्हें और फोटाबा को देख रहा था। इतनी देर में रुत उन्हें बता चुकी थी कि जोथन सू ने उसके साथ क्या सलूक किया है। वो सब चिल्ला रहे थे और जोथन सू को गालियां दे रहे थे। आर्थर ने पूछा, रुत, उसने तुम पर काबू कैसे पा लिया? तुम एक बेहतरीन फाइटर हो, तुम्हारे पास आहनी पंजे भी थे। वो कराती हुई बोली, उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। वो दबे कदमों मेरे पीछे आया, फिर उसने मेरे बाजू और गर्दन में कैंची डाल दी। अब मुझे पता चला कि वो अनाड़ी नहीं है। मेरा बाजू तोड़ने के बाद उसने आहनी पंजे निकाल लिए। क्या उसने तुमसे किसी किस्म की मालूमात हासिल की थी? नहीं, मेरे चीखते ही वो यहाँ से भाग गया। वो अपने लोगों से झूठ बोल रही थी। अगर उनसे सच बोलती कि वो नकली सोनिया और फरहाद के मुतल्लिक इस तंजीम के अहम मंसूबे को मेरे सामने उगल चुकी है, तो उसे किसी सूरत से भी मुआफ ना किया जाता।
उसी वक्त सोनिया कैदी की हैसियत से वहां पहुंच गई। मोइसोमोटो ने पूछा, हाँ ये रुत को क्या हो गया? वो जवाब में जोथन सू को गालियां देने लगी। मोइसोमोटो ने कहा, वो गालियां सुनकर हमारे सामने गिरफ्तार होने के लिए नहीं आएगा। आप लोग सोनिया को भूल गए हैं। ये उसकी बू सूंघकर हमें उसके पास पहुंचाएगी। आर्थर और फटाबा चौंक कर सोनिया को देखने लगे। फटाबा ने खुश होकर कहा, सोनिया को ठीक वक्त पर यहाँ लाया गया है। सोनिया, अगर इस सिलसिले में तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे। सोनिया ने कहा, मेरी तरह हर कैदी यही चाहता है कि उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। मैं उस बदमाश को जरूर पकड़ूंगी। मुझे उसकी कोई चीज़ दिखाओ। जिस कमरे में मेरी अटैची रखी हुई थी उसे सोनिया के सामने खोल दिया गया। वो अटैची मैंने टोक्यो में खरीदी थी। इसके साथ ही एक नया सूट और मेकअप का सामान खरीदा था। सूट उस वक्त मेरे जिस्म पर था और मेरा उतरा हुआ लिबास अटैची में। सोनिया तो समझ रही थी कि जोथन सू के पसे पर्दा कौन हंगामे कर रहा है। मेरे लिबास को सूंघकर इस बात की और तस्दीक हो गई। आर्थर ने अटैची से मेकअप का सामान निकालते हुए कहा, ये देखो, मेकअप के सामान से साबित हो जाता है कि जोथन सू इंटेलिजेंस का आदमी है। अगर उसे फौरन ही ठिकाने ना लगाया गया तो ये हम सबको ठिकाने लगा देगा। फटाबा ने सोनिया को घूर कर देखते हुए कहा, यह सोनिया भी कानून का साथ देती हुई यहाँ तक आई है। हम कैसे यकीन कर लें कि ये जोथन सू जैसे कानून के मुहाफिज तक हमें पहुंचाएगी? कैसे नहीं पहुंचाएगी? आर्थर ने कहा, हम इसके साथ चलेंगे। अगर ये जरा भी चालाकी दिखाएगी तो हम इसे गोली मार देंगे। फटाबा अपने साथियों के साथ सोनिया को लेकर कमरे से बाहर जाने लगा। आर्थर रुत के बाजू की हड्डी बिठाने के लिए वहीं रह गया। तब मैंने सोनिया के दिमाग में झांक कर कहा, हेलो सोनिया, तुम इन्हें कमरे में वापस लेकर जाओ और मगरबी दीवार सूंघने के बाद बताओ कि मैं कहीं करीब ही मगरिब की सिमत पाया जा सकता हूँ। सोनिया ने मेरी हदायत पर अमल किया, उन्हें वापस कमरे में ले गई और उन्हें बताने लगी कि मैं कहाँ पाया जा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर फटाबा ने कहा, इसका मतलब है कि वो कमबख्त अभी तक चोर रास्ते में भटक रहा है। ये कहते हुए वो जनूब की सिमत दीवार की तरफ गया। फिर एक अलमारी को खोलते हुए कहा, मेरे पीछे आओ और सोनिया से हर लम्हा मोहतात रहो। वो लोग फटाबा के पीछे सोनिया को साथ लेकर अलमारी के अंदर दाखिल होने लगे। मैं दूसरी अलमारी से निकलकर फिर रेनी के कमरे में आ गया और सोनिया को समझा दिया कि वो थोड़ी देर तक उन्हें चोर रास्ते में भटकाती रही। इसके बाद मैं फिर अपने कमरे के दरवाजे पर आया। जेब से रिवॉल्वर निकालकर दरवाजे को आहिस्तगी से खोला। आर्थर फर्श पर दोजानू बैठा हुआ था। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी और वह रुत के बाजू की हड्डी बिठाने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत आहिस्तगी से दबे कदमों उसकी तरफ बढ़ने लगा। रुत ने तकलीफ की शिद्दत से कराहते हुए दूसरी तरफ मुंह किया तो मैं नजर आ गया। वो चीख कर बोली, जोथन सू। आर्थर फौरन ही मेरी तरफ पलट गया। मैं कब पीछे रह सकता था? मैंने उसके मुंह पर एक जोर की ठोकर मारी। वो रुत पर से होता हुआ उलटकर दूसरी तरफ चला गया। फिर फरज से फौरन उठते वक्त अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालना चाहा। मैंने बिला ताखीर गोली चला दी, ठाई की आवाज़ के साथ। आर्थर की चीख बुलंद हुई। फिर वो अपना दायां बाजू थामकर दोबारा फरज पर गिर पड़ा। मैंने करीब पहुंचकर उसकी जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, अब रुत के साथ तुम भी यहीं लेटे रहो, शायद कोई तीसरा तुम दोनों की मरहम पट्टी करने आ जाए। मैं उसका रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कमरे से बाहर आ गया। उस दरवाजे को बाहर से बंद करने के बाद मैं फिर रेनी के पहले वाले कमरे में आया। मैंने सोनिया के दिमाग में झांक कर देखा। उसके साथ जितने आदमी थे वो सब फायरिंग की आवाज़ से चौंक गए। चूंकि इस किला में आवाज़ चारों तरफ गूंजती थी, इसलिए वो फायरिंग की सही सिमत का तयन नहीं कर सकते थे। मैंने फौरन ही सोनिया को हदायत दी, सोनिया, अब इनसे कहो जहां रुत जख्मी पड़ी हुई है वहां से मेरी बू आ रही है। सोनिया ने जैसे ही उन्हें बताया वो बेतहाशा उस तरफ भागने लगे। बदहवासी के बावजूद उन्हें सोनिया का ख्याल था कि कहीं वो औरत उनके लिए मुसीबत ना बन जाए। जब वो भागते हुए कमरे में पहुंचे तो अब रुत के सामने आर्थर भी वहां फर्श पर पड़ा नजर आया। फटाबा और मोइसोमोटो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। अब उनके दिलों में दहशत बैठ गई थी, क्योंकि मैं उनमें से एक एक को चुन चुन कर हाथ पांव से बेकार करता जा रहा था। फटाबा ने सोनिया को घूर कर देखते हुए कहा, तुमने हमें धोखा दिया है। तुमने उसी वक्त जोथन सू की बू ना सूंघ ली जब वो उस वक्त कमरे में आर्थर के पास आया था। सोनिया ने जवाब दिया, जोथन सू इधर से उधर पोजीशन बदलता जा रहा था। ऐसी सूरत में फौरन ही ये नहीं बता सकती थी। अगर बू सूंघकर अपने शिकार तक पहुंचना इतना ही आसान होता तो मैं बहुत ही पहले सुजुको तक पहुंच चुकी होती। फटाबा ने तंजिया अंदाज में पूछा, अब तो तुम समझ रही हो कि सुजुको कहाँ है? सोनिया ने भी तंजिया अंदाज में कहा, अच्छी तरह समझ रही हूँ। फिलहाल तुम लोगों को समझना चाहिए जोथन सू तुम्हारी शारक के करीब है। फटाबा और मोइसोमोटो फिर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। मोइसोमोटो ने खौफजदा होकर कहा, अब हम में से किसी को तन्हा नहीं रहना चाहिए। उसकी प्लानिंग यही है कि हमें एक दूसरे से अलग करे, फिर हम में से किसी को अकेला पाकर रुथ और आर्थर की तरह बेकार बना दे। फटाबा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हाँ, वो बदमाश यही चाहता है। अब हम में से कोई इस कमरे में तन्हा नहीं रहेगा, क्योंकि ये कमरा उसकी कमीनगाह बन गया है। किसी दूसरे कमरे में इतनी आसानी से हम पर हमला नहीं कर सकेगा।
मोइसोमोटो ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मिस्टर फटाबा, आप ये भूल रहे हैं कि वो बदमाश यहाँ के चोर रास्तों और चोर दरवाज़ों को अच्छी तरह जानता है। वो कहीं भी पहुँच सकता है। फटाबा ने कहा, मैं इस किले को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। यहाँ कुछ कमरे ऐसे हैं जहाँ वो चोर दरवाजे से नहीं पहुँच सकता। आर्थर ने तकलीफ से कराहते और झुंझलाते हुए कहा, लानत है तुम दोनों पर। पहले हमें तिब्बी इमदाद पहुँचानी चाहिए, मगर तुम लोगों को अपनी ही जान का खौफ खाया जा रहा है। मुझे सहारा देकर मेरे कमरे में ले चलो प्लीज़। रुथ ने भी कराहते हुए कहा, ये लोग खुदगर्ज हैं, इन्हें हमारी तकलीफ का ज़रा भी एहसास नहीं। उनकी बातें सुनकर फटाबा और मोइसोमोटो ने सोनिया को अपने अपने रिवॉल्वरों की जद में लिया। फिर उन दोनों जापानियों से कहा कि वो रुथ और आर्थर को सहारा देकर तिब्बी इमदाद के लिए ले जाएं। एक जापानी आर्थर को सहारा देकर उठाने लगा। फटाबा ने सोनिया से कहा, तुम हमारे साथ चलो। अब हम तुम्हारी मदद लेकर किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। हमें पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम एक मक्कार औरत हो। सोनिया उनके साथ कमरे से निकलकर कॉरिडोर से गुजरने लगी। फटाबा की सोच ने बताया कि उनका कमरा ऐसा है जहाँ से कोई चोर दरवाज़ा नहीं खुलता है। वो सोनिया को उसी कमरे में ले गए। वहाँ उसने मोइसोमोटो से कहा कि वो सोनिया को रिवॉल्वर से कवर करे। फिर अपना रिवॉल्वर जेब में रखकर एक अलमारी से सोनिया के लिए हथकड़ी निकालने लगा। वो सोच रही थी, मैं इस तरह कैद होकर नहीं रह सकती। ये फटाबा जैसे ही मेरे करीब आएगा, मैं इस पर जूडो का दाव आजमाऊंगी और इसे मोइसोमोटो पर फेंक दूंगी। मैंने उसे समझाया, नहीं सोनिया, ऐसी हरकत ना करना। फटाबा एक खतरनाक फाइटर है, वो आसानी से तुम्हारे दाव में नहीं आएगा। फिर ये कि तुम एक रिवॉल्वर की जद में हो, खुद को खतरे में ना डालो। वो झुंझलाकर सोच के जरिए कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? दूर ही दूर से नसीहतें कर रहे हो। क्या तुम फटाबा को दिमागी झटके नहीं पहुंचा सकते? नहीं, मैं तुमसे कह चुका हूं कि अपनी सलाहियत का मुजाहरा करूंगा तो मेरे दुश्मन होशियार हो जाएंगे। अब तक वो तजब्जुब में हैं। उन्हें मुझ पर शुबा है, मगर यकीन नहीं है कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। फिलहाल मेरा तरीक़ाकार यही है कि मैं चुपचाप दूसरों के दिमागों में झांक कर मालूमात हासिल करता रहूं। मैंने अब तक किसी के दिमाग को ख्याल ख्वानी के जरिए छेड़ा नहीं है, इसलिए मैं फटाबा को छेड़ना नहीं चाहता। इन बातों के दौरान फटाबा सोनिया को हथकड़ी पहना चुका था। इस तरह की हथकड़ी का एक हिस्सा सोनिया की दाएं कलाई में और दूसरा हिस्सा पाँव के टखने में पहना दिया। अब वो फर्श पर बैठ गई थी और ज़रा भी भाग दौड़ के काबिल न रही। फिर फटाबा ने मोइसोमोटो को उस कमरे से जाने के लिए कहा। मोइसोमोटो ने परेशान होकर कहा, मैं तन्हा कहीं नहीं जाऊंगा। क्या तुम चाहते हो कि वो बदमाश मेरे हाथ पांव भी तोड़ कर रख दे? बुज़दिल कहीं के, फटाबा ने नागवारी से कहा, क्या तुम्हारे पास रिवॉल्वर नहीं? रिवॉल्वर तो आर्थर के पास भी था और रुथ के पास आहनी पंजे थे। उन्होंने जोथन सू का क्या बिगाड़ लिया? फटाबा की पेशानी पर सोच की शिकनें फैल गईं। मोइसोमोटो ने माकूल बात कही थी कि हिफाजती इक़दामात के बावजूद इस किला के 2 अफराद अपने एक हाथ से माजूर हो गए थे। वो सोचता हुआ कमरे के एक गोशे में गया। वहाँ एक बड़ा सा ट्रांसमीटर रखा हुआ था। वो एक कुर्सी पर बैठकर मेजर यामागुची से राब्ता कायम करने लगा। हेलो फर्स्ट मैन, हेलो हेलो, फुटबॉल कॉलिंग यू। वो मेजर यामागुची को फर्स्ट मैन कहकर मुखातिब करते थे और वो फटाबा ट्रांसमीटर पर खुद को फुटबॉल कह रहा था। इन लोगों ने कोड के तौर पर अपना अपना अलग नाम रख छोड़ा था। दूसरी तरफ से यामागुची ने जवाब दिया तो फटाबा किले की मौजूदा सिचुएशन बताने लगा। तमाम बातें सुनने के बाद यामागुची ने गुस्से से कहा, तुम ऐसे नालायक तो नहीं थे? जब रेनी अपने किसी मेहमान दोस्त को लेकर वहां आई थी तो तुम्हारा फर्ज था कि तुम मुझे उसी वक्त इतला देते। तुम कहोगे कि उस वक्त तुम्हें जोथन सू पर शुबा नहीं हुआ था। क्या तुम ये नहीं समझते कि दुश्मन शुबे से बालातर होकर चालें चलते हैं? तुमने मुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अब रह रह कर मेरे दिमाग में यही बात आ रही है कि जोथन सू के रूप में, फरहाद तो नहीं। इतना कहकर यामागुची जरा देर के लिए खामोश हो गया। वो मेरे मुतल्लिक सोच रहा था। चूंकि वो मिलिट्री सीक्रेट सर्विस में एक मेजर की हैसियत से मौजूद रहता था, इसलिए उसे ये खबर मिल गई थी कि फरहाद अली तैमूर टोक्यो के सुपर हाईवे से अगवा कर लिया गया। उसकी कार के अगले पहिए पर फायर किया गया और कार की अंदरूनी हालत से पता चलता था कि काफ़ी जिद्दोजहद के बाद दुश्मनों ने उसे काबू किया। अब वो मेजर इसी लाइन पर सोच रहा था कि मैंने सभी को धोखे में रखकर और भेस बदल कर ट्रेन में रेनी से दोस्ती की और किले तक पहुंच गया। मेजर ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, फटाबा, मुझे यकीन है कि फरहाद वहां पहुंच गया है। अब ज़रा अकल से काम लो। फिलहाल उससे उलझने की कोशिश ना करो। मैं बहुत जल्द मुसल्ला नौजवानों को भेज रहा हूँ। वो किले का मुहासरा करेंगे, ओवर एंड ऑल। उनकी बातें सुनते ही मैं रेनी के कमरे से निकलकर तेज़ी से चलता हुआ फटाबा के कमरे की तरफ जाने लगा। अब मुझे भी अपने बचाव की फिक्र करनी थी। अगर वो लोग किले को घेर लेते तो हमारा वहां से बचकर निकलना मुश्किल हो जाता। मैंने आर्थर के कमरे के करीब से गुजरते हुए उनके दिमाग की स्क्रीन पर देखा। वो अपने बाजू की मरहम पट्टी कर रहा था और उन 2 जापानियों को समझा रहा था कि किस तरह बाजू की अलग होने वाली हड्डी को बिठाया जाता है। आर्थर जख्मी होने के बाद इस काबिल नहीं रहा था कि वो रुथ को उसकी तकलीफ से निजात दिलाता।
इसलिए दूसरों को हड्डी बिठाना सिखा रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा, फटाबा ने सोनिया को कैद कर दिया होगा, पता नहीं अब वो मोइसो मोटो के साथ क्या कर रहा है। उसे यहाँ बुलाना चाहिए, वो ताकतवर आदमी है, रुत का बाजू ठीक कर देगा। इस सोच ने आर्थर को कायल कर दिया। उसने एक जापानी से कहा, तुम फौरन जाओ और मिस्टर फटाबा को बुलाकर यहाँ ले आओ। मैं आगे जाकर एक दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। वो जापानी कमरे से निकलकर हाथ में रिवॉल्वर लिए मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता जा रहा था। जब वो मेरे करीब से गुजर कर जाने लगा तो मैंने अपने रिवॉल्वर की नाल उसकी गर्दन पर रख दी। फिर बड़ी आहिस्तगी मगर सफाकी से कहा, खबरदार मुंह से एक आवाज़ न निकालना, वरना तुम्हारी गर्दन में सुराख हो जाएगा। मैंने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया। फिर उसके चैम्बर को खाली करने के बाद दोबारा उसके हाथ में रिवॉल्वर देते हुए कहा, अब चुपचाप आगे बढ़ो। फटाबा के कमरे में पहुंचकर कहो कि रुत की हालत बड़ी नाजुक है। आर्थर ने मोइसो मोटो को बुलाया है। वो मेरी हदायत के मुताबिक आगे बढ़ने लगा। मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि वो फटाबा के कमरे में पहुंचने के बाद भी मेरे निशाने पर रहेगा और कोई चालाकी दिखाने से पहले ही मर जाएगा। अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती। अपनी जान की सलामती के लिए वो हुक्म का बंदा बन गया। फटाबा के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बाहर दरवाजे की आड़ में खड़ा हो गया। वो मेरी हदायत के मुताबिक मोइसो मोटो को अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। फटाबा ने कहा, मोइसो मोटो, अब तुम्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि तुम दोनों के पास रिवॉल्वर है। अब वो बदमाश तुम्हारा सामना नहीं करेगा। मोइसो मोटो उस जापानी के साथ कमरे से बाहर आ गया। मैं दरवाजे की आड़ में था। वो मुझे देख ना सका, आगे बढ़ता चला गया। मैं पंजों के बल चलता हुआ उन दोनों का पीछा करता रहा। थोड़ी दूर जाकर मैंने मोइसो मोटो की गर्दन पर रिवॉल्वर की नाल रख दी। बस अब जरा भी हरकत ना करो, अपना रिवॉल्वर मुझे दे दो। वो सहम कर अपने साथी को देखने लगा, लेकिन उसके साथी का रिवॉल्वर मैं पहले ही खाली कर चुका था। मैंने जरा सी देर में उसके रिवॉल्वर को भी खाली कर दिया। फिर उसे मोइसो मोटो के हाथ में देते हुए कहा, अब तुम दोनों फटाबा के पास वापस चलो और उसे अपने रिवॉल्वर के निशाने पर रखकर दरवाजे पर खड़े हो जाओ। इससे ज्यादा तुम दोनों को कुछ नहीं करना, मगर अच्छी तरह याद रखो तुम्हारा अंदाज ऐसा ही हो जैसे तुम दोनों ही फटाबा को गोली मारना चाहते हो। मोइसो मोटो ने खौफ से लरसते हुए कहा, मगर फटाबा का रिवॉल्वर भरा हुआ है और हमारा खाली। अगर हम उसका निशाना लेंगे तो वो हम पर फायर कर देगा। मैंने उसके सर पर एक चपत मारते हुए कहा, पागल के बच्चे, फटाबा को कैसे मालूम होगा कि तुम दोनों के रिवॉल्वर खाली हैं? उसने तुम दोनों के पास भरे हुए रिवॉल्वर देखे हैं। वो तुम में से किसी पर भी फायर करते हुए डरेगा। चलो आगे बढ़ो। वो दोनों अपने अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़े चुपचाप चलते हुए फटाबा के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। मैं पहले की तरह दरवाजे की आड़ में खड़ा हो गया। फटाबा ने उन दोनों को देखते ही चौंक कर पूछा, क्या बात है, वापस क्यों आए हो? उन दोनों ने खामोशी से अपने अपने रिवॉल्वर का रुख उसकी जानिब कर दिया। मैं उस वक्त बराह रास्त फटाबा के दिमाग में झांक रहा था। वो परेशान होकर सोच रहा था, क्या माजरा है? क्या ये दोनों मुझ पर फायर करना चाहते हैं? मुझे फौरन ही अपना रिवॉल्वर निकालना चाहिए। मैंने मोइसो मोटो की सोच में कहा, मिस्टर फटाबा, आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लें, रिवॉल्वर निकालने की हमाकत ना करें। मोइसो मोटो ने बेख्तियारी सोच के मुताबिक फटाबा से वही बात कही। फटाबा मजबूर होकर अपने दोनों हाथ उठाते हुए बोला, ये क्या मजाक है? क्या तुम दोनों का दिमाग चल गया है? मैं दरवाजे की आड़ से निकलकर उन दोनों के पीछे खड़ा हो गया। वो दोनों मेरे आगे शाना बशाना खड़े हुए थे। मैंने अपना रिवॉल्वर उन दोनों के सरों के दरमियान रखते हुए फटाबा से कहा, तुम्हारे सामने 3 रिवॉल्वर हैं, तुम किसके हाथों मरना पसंद करोगे? वो एकदम से घबरा कर बोला, नहीं, जोथनसू, मुझ पर गोली ना चलाओ। मैं तुम्हें नाकाबिले शिकस्त तस्लीम करता हूं। तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मुझे जमीन पर रहने दो। तुम्हारे सामने जो चाबी रखी हुई है चुपचाप सोनिया की तरफ फेंक दो। उसने मेरे हुक्म की तामील की। मैंने एक बार फिर मोइसो मोटो के सर पर चपत मारते हुए कहा, जाओ बेटे, सोनिया की हथकड़ी खोल दो। वो सोनिया के पास जाने लगा। सोनिया सोच रही थी कि मोइसो मोटो करीब आएगा तो वो उससे रिवॉल्वर ले लेगी। मैंने उसे सोच के जरिए समझाया, सोनिया, मोइसो मोटो का रिवॉल्वर खाली है, तुम वहां से उठकर फटाबा के रिवॉल्वर पर कब्जा करो। मोइसो मोटो उसकी हथकड़ी खोल चुका था। वो वहां से उठकर फटाबा के पीछे गई, फिर उसकी जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया। मैंने कहा, फटाबा, तुम्हारे आदमियों ने तुम्हें निशाने पर रखा है। अभी चंद मिनट पहले ये तुम्हारे अपने थे, तुम्हारे वफादार थे, अब मेरे गुलाम हैं। क्या तुम्हारी अकल काम करती है कि इतनी जल्दी कैसे काया पलट गई? फटाबा का बाप भी नहीं समझ सकता था कि उनके रिवॉल्वर खाली हैं। उसे तो अपनी मौत नजर आ रही थी। वो सचमुच बहुत ज्यादा हैरान था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने उससे कहा, अब तुम्हारी जिंदगी की जमानत सिर्फ इसी शर्त पर दी जा सकती है कि तुम मेरे हर हुक्म की तामील करो। बोलो, मंजूर है? उसने परेशान होकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैं अभी बताता हूं। मैंने मजीद कुछ कहने से पहले अपनी जेब से आहनी नाखून वाले पंजे निकालकर सोनिया की तरफ उछाल दिए और उससे कहा, सोनिया, इसे पहन लो। अगर फटाबा मेरे किसी हुक्म से इनकार करे
तो इसके जिस्म के किसी भी हिस्से से एक पाव गोश्त नोच लेना। वो अपनी उंगलियों पर आहनी नाखून चढ़ाने लगी। फटाबा खौफजदा होकर थूक निकल रहा था। वो ना तो कमज़ोर था और ना ही बुज़दिल, लेकिन ऐसे वक्त बड़े बड़े शाहज़ोर भी मजबूर हो जाते हैं जब चारों तरफ से रिवॉल्वर ठाएं ठाएं बजने के लिए तैयार हों। उसके सामने उसके 2 साथियों के रिवॉल्वर थे। तीसरा रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। चौथा रिवॉल्वर सोनिया ने उसकी जेब से निकाल लिया। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये क्या बाहनी नाखूनों का इजाफा हो गया। इसके बाद मैंने उससे पूछा, फटाबा तुम्हारे पास ट्रांसमीटर का काफ़ी बड़ा सेट है। मैं जानता हूँ जदीद मैकेनिज़्म के तहत उसमें फ्रीक्वेंसी तब्दील हो जाती है। तुम उसके ज़रिया कर्नल जोशुहो के ट्रांसमीटर की गुफ्तगू भी सुनते होगे। जवाब दो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उसने ट्रांसमीटर और मुख्तलिफ आलात की जानिब कनखियों से देखा। उसका दिमाग कह रहा था, ये कमबख्त इन मशीनों का इस्तेमाल करना जानता है, तभी ऐसे बात कर रहा है। इस सिलसिले में कोई झूठ काम नहीं आएगा। ये सोचने के बाद उसने इकरार कर लिया कि फ्रीक्वेंसी तब्दील करके दूसरों के ट्रांसमीटरों की आवाज़ें पकड़ी जा सकती हैं और उनसे राब्ता भी कायम किया जा सकता है। मैंने उससे कहा, ठीक है, अब कर्नल जोशुहो से राब्ता कायम करो। वो हिचकिचाने लगा। सोनिया ने बड़े प्यार से उसके सर को आहनी नाखूनों से सहलाते हुए कहा, मेरे फुटबॉल बेटे, देर ना करो वरना इन नाखूनों से फुटबॉल की हवा निकल जाएगी। वो मजबूरन ट्रांसमीटर की तरफ झुककर कर्नल जोशुहो से राब्ता कायम करने लगा। मैंने सोच के जरिए सोनिया से कहा, मेरी जान, जैसे ही राब्ता कायम हो तुम ट्रांसमीटर का माइक अपने हाथ में ले लेना, फिर कर्नल से वही बातें करना जो मैं सोच के जरिए तुमसे कहता जाऊंगा। सोनिया ने यही किया। फ्रीक्वेंसी तब्दील होते ही वो अपने हाथ में माइक लेकर बोलने लगी, हेलो हेलो, सोनिया कॉलिंग, हेलो मिस्टर जोशुहो, सोनिया कॉलिंग, ओवर। दूसरी तरफ से कर्नल जोशुहो की आवाज़ सुनाई दी, हेलो सोनिया। जोशुहो टेंडिंग, तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैं बहुत परेशान हूँ, क्या सुजुको मिल गई? ओवर। जी हाँ, सुजुको और फरहाद दोनों ही मिल गए हैं। अब मैं जो कुछ कहती हूँ आप उसके मुताबिक फ़ौरन एक्शन लें। आप सबसे पहले मेजर यामागुची को हिरासत में ले लें, वही आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। ओवर। सोनिया, ये मेरे लिए चौंका देने वाली खबर है कि मेजर यामागुची जैसा जिम्मेदार अफसर गद्दार है। क्या तुम उसके खिलाफ कोई सबूत पेश कर सकती हो? ओवर। यहाँ चंद मुजरिमों को उसके खिलाफ गवाह के तौर पर पेश किया जा सकता है। हम सबूत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप फिलहाल हिफाजती इकदाम के तौर पर उसे नज़रबंद तो कर सकते हैं। ओवर। हाँ, ऐसा हो सकता है। तुम कम अज़ कम मुझे सुजुको की आवाज़ सुनाओ, मैं उसके लिए बहुत बेचैन हूँ। ओवर। आप अपनी बेटी की आवाज़ सुन लेंगे, मगर अभी वो दूसरे कमरे में है। हमें एक किले में मैसूर करने की कोशिश की गई है। मैं उस किले का पता बता रही हूँ। आप फ़ौरन ही मुसल्ला फ़ौज को यहाँ रवाना करें। बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। किला के बाहर मुसल्ला दुश्मन, उनसे ज़रूर टकराएंगे। इसके बाद वो किले का मोहल्ले वकूफ़ बताने लगी। जब गुफ्तगू ख़त्म हो गई तो उसने माइक को मेज़ पर रख दिया। मैंने फटाबा से कहा, अब बताओ कि तुम मेजर यामागुची के खिलाफ कोई सबूत पेश कर सकते हो? उसने हिचकिचाते हुए कहा, मेजर यामागुची का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने सोनिया से कहा, पंजा मारो। वो शेरनी की तरह गुर्राई, फिर देखते ही देखते उसके दाएं शाने का गोश्त नोच लिया। फटाबा एक चीख मारकर कुर्सी से लुढ़क गया। मुझे खतरे का एहसास हुआ क्योंकि आर्थर के पास एक जापानी ऐसा था जिसके पास भरा हुआ रिवॉल्वर था। वो चीख की आवाज़ सुनकर इधर आ सकता था। मैंने सोनिया से कहा, तुम इन तीनों को संभाल लो, मैं अभी आ रहा हूँ। सोनिया ने कहा, तुम फिक्र न करो, अगर इन लोगों ने कुछ गड़बड़ की तो मैं पहली फुर्सत में गोली मार दूंगी। मैं तेज़ी से चलता हुआ आर्थर के कमरे की तरफ जाने लगा। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। उधर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं फ़ौरन ही दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। वो जापानी तेज़ी से दौड़ता आ रहा था क्योंकि एक वही दौड़ने के काबिल रह गया था। जब वो मेरे करीब से गुजरकर आगे निकल गया तो मैंने उसके पांव पर गोली चला दी। वो उछलकर गिरा, फिर अपनी बाएं रान पकड़कर तड़पने लगा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ा। मैंने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। फिर मैंने सोच के जरिया सोनिया से कहा, अब यहाँ तकरीबन सभी जख्मी हैं। तुम्हारे सामने सिर्फ एक जापानी और मोइसोमोटो सही सलामत खड़े हुए हैं। तुम अपनी आसानी के लिए उन्हें भी हाथ पांव से माजूर बना सकती हो। अब मैं उस जहरीले आदमी की तरफ जा रहा हूँ जो इन लोगों के लिए बड़ी अहमियत रखता है। तुम इन लोगों से मेजर यामागुची के खिलाफ सबूत हासिल करने की कोशिश करो। ये कहकर मैं तेज़ी से चलता हुआ आर्थर के कमरे में पहुंच गया। उसके जिस बाजू पर गोली लगी थी वहां पट्टी बंधी हुई नजर आ रही थी। रुथ बेड पर लेटी हुई अब तक तकलीफ से करा रही थी। कोई उसके बाजू की हड्डी दुरुस्त करने वाला ना था और आर्थर एक हाथ से ये काम नहीं कर सकता था। वह मुझे देखते ही गिड़गिड़ाने लगी, जोथन सू, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं तकलीफ से मरी जा रही हूँ, मेरा बाजू ठीक कर दो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने कहा, डार्लिंग, मैं जोथन सू नहीं हूँ, फरहाद हूँ। तुम इस वक्त सोनिया के रूप में हो। अगर सचमुच की सोनिया होती तो इन बाहों को अपनी गर्दन में सजाने के लिए ज़रूर दुरुस्त कर देता।
वो खौफजदा नज़रों से मुझे देखने लगी। पहले उसे शुबा था कि मैं इंटेलिजेंस का आदमी हूँ। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस नकली सोनिया के सामने असली फरहाद आ सकता है। आर्थर समझ रहा था कि मैं रुत की तरफ मुतवज्जा हूँ, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता मेज़ की तरफ खिसक रहा था। उसके दिमाग ने चुगली खाई कि वो क्या करना चाहता है। मैं उसे अनजान बना रुत से गुफ्तगू कर रहा था। फिर जैसे ही उसका हाथ मेज़ की दराज की तरफ बढ़ा, मैंने फायर कर दिया। वो एक गोल चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ा। बेचारे का दूसरा हाथ भी हमेशा के लिए बेकार हो गया। रुत सहमी हुई नज़रों से मुझे देख रही थी। खौफ के मारे वो थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफ भूल गई, क्योंकि अब मेरे रिवॉल्वर का रुख उसकी जानिब था। मैंने बड़ी सफाकी से मुस्कुराते हुए कहा, ओके डार्लिंग, अब तुम्हारे दूसरे बाजू के साथ क्या सलूक किया जाए? नहीं। वह पलंग पर पीछे की जानिब खिसकने लगी। मुझ पर गोली ना चलाओ, मुझ पर रहम करो। पीछे की जानिब खिसकने की वजह से उसकी तकलीफ बढ़ गई। मैंने कहा, मैं तुम पर रहम कर सकता हूँ अगर तुम मेरी दोस्त बनकर मेरा साथ दो। मैं दिलो जान से तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए फ़ख्र का बायस होगी। तुम मुझे आजमा कर देख लो। अच्छा, तो मैं आजमा रहा हूँ। मेरे सवाल का सही जवाब दो। क्या तुम कोई सबूत पेश कर सकती हो कि तुम्हारी तंजीम से मेजर यामागुची का गहरा ताल्लुक है? हाँ, मैं सबूत पेश कर सकती हूँ। इस किला के तय खाने में तुम्हें उसके खिलाफ बहुत सा मवाद मिलेगा। शाबाश। मैंने जेब में रिवॉल्वर रखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम वाकई दोस्ती का सबूत दे रही हो। मैं अभी तुम्हारे बाजू की हड्डी ठीक किए देता हूँ। मैं पलंग पर आ गया, फिर उस पर झुककर उसके बाजू को आहिस्तगी से थामकर बाजू से उखड़ी हुई हड्डी को धीरे धीरे सहलाने लगा, उसे जोड़ की तरफ पहुंचाने लगा। वह तकलीफ की शिद्दत से बेहाल हो रही थी। फिर अचानक ही मैंने उसके बाजू को एक जोर का झटका दिया। खट की आवाज़ के साथ हड्डी जोड़ में बैठ गई। वो एक जोर की चीख मारकर बिल्कुल निढाल सी हो गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसका बाजू दुख रहा था, मगर पहले जैसी तकलीफ नहीं थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारे डॉक्टर आर्थर के पास मालिश के लिए यकीनन कोई ज़ूद असर दवा होगी। मैं उसे छोड़कर फिर सोनिया की तरफ जाने लगा। इसके साथ ही मैं रुत के ख्यालात को पढ़ता जा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर दवाओं की अलमारी के पास जाना चाहती थी। आर्थर अपनी तकलीफ से कराहते हुए उससे इल्तिजाएं कर रहा था, रुत मेरी मदद करो, देखो खून तेजी से बह रहा है। सॉरी आर्थर, मैं फरियाद से पूछकर मदद करूंगी, इसलिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है। वो दांत पीसते हुए बोला, क्या बकती हो? क्या तुम तंजीम से गद्दारी करोगी? वो तंजीम को एक गाली देती हुई बोली, ये तंजीम हमारी हिफाजत के लिए क्या कर रही है? वो तन्हा आदमी हम सबको चूहों की मौत मार रहा है। तुम देख लो कि खुद किस तरह सिसक रहे हो, तड़प रहे हो। मैंने कई बार गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी हैं। साफ जाहिर है कि हमारे दूसरे साथियों की हालत भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। ऐसे वक्त गर्दाश हमारे काम आता है, मगर तुमने उसे भी रेनी के साथ एक कमरे में बंद कर दिया है। नहीं आर्थर, अब मैं फरियाद की मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाकर किसी मुसीबत में नहीं पड़ूंगी। मैं उसकी बातें सुनता हुआ फटाबा के कमरे में पहुंच गया। उसी वक्त सोनिया ने उस जापानी नौजवान पर गोली चलाई थी जिसके हाथ में खाली रिवॉल्वर था। उसने सोनिया को गाफिल समझकर उस पर छलांग लगाई थी, फिर फिजा में उछलते ही जमीन पर आ गया, क्योंकि सोनिया की गोली ने उसे जमीन पर पहुंचा दिया था। उसकी कमीज सीने पर लहू से भीग रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ा चुपचाप वो तमाशा देख रहा था। सोनिया ने फटाबा से कहा, मैं औरत हूं मगर मेरे दिल में रहम नहीं है, इसलिए फरहाद ने थोड़ी देर पहले जो सवाल किया था उसका फौरन जवाब दो। वो अपने शाने के उधड़े हुए गोश्त पर हाथ रखकर लरस कर बोला, मैंने झूठ बोला था। मेजर यामागुची का ताल्लुक हमारी तंजीम से है, मगर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैंने सोनिया से कहा, यह झूठ बोल रहा है, पंजा मारो। फटाबा फौरन ही फर्श पर से उछलकर खड़ा हो गया। अब वो मरने मारने पर आमादा हो गया था, लेकिन सोनिया भी उसकी तरह फुर्तीली थी। उसने उसके मुंह पर पंजा मारा। वो वाकई बेरहम और संगदिल थी, दुश्मनों से मुरव्वत करना जानती ही ना थी। फटाबा दोनों हाथ मुंह पर रखकर चीख रहा था। चेहरे पर हाथ रखने से पहले मैंने उसकी एक झलक देखी थी और मैं यकीन से कह सकता था कि उसका शनाख्ती कार्ड अब उसके लिए बेकार हो गया था, क्योंकि उसका चेहरा नाकाबिले शनाख्त होकर रह गया था। सोनिया, मैंने कहा, अब इससे कुछ ना पूछो, मैं मालूमात हासिल कर चुका हूँ। तुम यहाँ ट्रांसमीटर के पास रहो, मैं सुजुको को यहाँ लेकर आता हूँ। क्या मैं उसे यहाँ नहीं ला सकती? तुम्हारा जाना क्या ज़रूरी है? फिर उसमें औरतपन आ गया, वही हसद और रकाबत का जज्बा कि वो मुझे किसी लड़की के करीब नहीं देख सकती। मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने लापरवाही का इजहार किया। मुझे सुजुको से क्या लेना है, तुम ही उसके पास जाओ। लेकिन ये मुझसे मोटो सही नजर आ रहा है, अब सभी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसे हथकड़ी पहना दो। सोनिया ने उसके एक हाथ और एक पाँव में हथकड़ी पहना दी। मैंने उसे सुजुको के कमरे का पता बताया। वो फिर इतरा कर बोली, मुझे तुम्हारी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी बू तक पहुंच सकती हूँ। मैंने हंसते हुए तंज किया, हाँ तुम ऐसे दावे पहले भी कर चुकी हो। हम बचपन से पढ़ते और सुनते आए हैं कि गुरूर का सर नीचा होता है। ऐसा ना हो कि इस बार तुम फिर सुजुको तक ना पहुंच सको।
इसका मतलब ये है कि तुम मेरा रास्ता रोकोगे, मेरे ज़हन को भटका दोगे। मैं ऐसी ओछी हरकतें नहीं करता। मैंने तो एक बात कही है कि कानून कुदरत के मुताबिक गरूर का सर नीचा होता है। वो इठलाती हुई वहां से चली गई। मैं ट्रांसमीटर के पास आकर बैठ गया। फटाबा अब फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसके करीब ही जापानी नौजवान की लाश पड़ी हुई थी और मोइसोमोटो हाथ पांव में हथकड़ियां पहने फर्श पर बैठा मुझे मुल्तजी नज़रों से देख रहा था। मैंने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारे हाथ पांव नहीं तोड़े जाएंगे। तुम्हारी सलामती इसी में है कि तुम इस तंजीम के मुतल्लिक जो कुछ जानते हो मुझे बता दो। वो लरसती हुई आवाज़ में कहने लगा, मैं महात्मा बुद्ध की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उस तंजीम के मुतल्लिक कुछ ज़्यादा नहीं जानता। मैं बराह रास्त यामागुची का मुलाजिम हूँ। उसके हुक्म के मुताबिक मैंने फिल्म साजी का चक्कर चलाया। इस किला में आकर मुझे पता चला कि ये तंजीम बहुत दूर तक फैली हुई है और मेरा बॉस यामागुची इस तंजीम का एक मामूली रुकन है। ये कहकर वह खामोश हो गया। मैं थोड़ी देर तक उसकी सोच पढ़ता रहा। पता चला कि वो दुरुस्त कह रहा है। मैंने कहा, अगर तुम मेजर यामागुची के खिलाफ गवाही दोगे और कोई सबूत पेश करोगे तो मैं तुम्हारी सज़ा में कमी करने की सिफारिश करूंगा। मैं गवाही दूंगा कि वो किसी गैर मुल्की ताकत के लिए काम कर रहा है और कर्नल जो शूहो के ओहदे पर आना चाहता है। टोक्यो में उसकी अपनी रिहाइशगाह के अलावा उसका एक छोटा सा बंगला है जहां बज़ाहिर उसकी एक भतीजी और उसका शौहर रहता है, लेकिन दरअसल वो उसका खुफिया अड्डा है। उसके एक कमरे में एक बड़ा ट्रांसमीटर और ज़रूरी फाइलें रखी हुई हैं। उनमें तुम्हारा और सोनिया का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। वेरी गुड, उस बंगले का पता बताओ। वो बताने लगा। मैंने फ़ौरन ही ट्रांसमीटर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में कर्नल जोशुहो से राब्ता कायम हो गया। मैंने कर्नल को उस बंगले का पता बताते हुए कहा, आप फ़ौरन उस बंगले पर छापा मारें। मेजर यामागुची के खिलाफ काफ़ी सबूत मिल जाएंगे और आप ये बताएं कि हमारे लिए क्या कर रहे हैं। कर्नल ने बताया कि हमारे लिए हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। 50 मुसल्लह नौजवान तैयारे के जरिए 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर कर्नल ने कहा, सुजुको कहाँ है? तुम लोग मुझे उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुना रहे? मैं एक बाप की बेचैनी को समझ रहा था। उस वक्त मुझे झूठ बोलना पड़ा। जनाब, वो बखैरियत है और दूसरे कमरे में आराम से सो रही है। अगर आप कहें तो मैं उसे जगा कर यहाँ ले आऊँ। नहीं, रहने दो। पता नहीं वो कितनी परेशानी और थकन के बाद सो रही है। जैसे ही वो बेदार हो मुझे उसकी आवाज़ सुना देना। ओवर एंड ऑल। मैंने माइक को मेज़ पर रख दिया। काफ़ी देर हो गई थी। सोनिया सुजुको को लेकर अभी तक नहीं आई थी। मैंने फ़ौरन ही सोनिया के दिमाग में झांक कर देखा, फिर एकदम से चौंक कर खड़ा हो गया। उसका दिमाग शऊर की मंजिल से भटक गया था। मैंने उसे आवाज़ दी, सोनिया होश में आओ। मैं फरहाद हूँ, तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ। उसके ख्यालात शराबी की तरह बहक रहे थे, नशे में इस तरह लड़खड़ा रहे थे कि शऊरी गुफ्तगू की खास तरतीब तक नहीं पहुँच सकते थे। उसके दिमाग से इतना पता चल गया कि वह नशे की ज़्यादती से इस हाल को पहुँची है। मेरा ख्याल फ़ौरन ही गरलाश की तरफ गया। मैंने तेज़ी से दौड़ लगाई। मेरा रुख उस कमरे की तरफ था जहाँ आर्थर ने गरलाश को बंद किया था, क्योंकि वहाँ मेरी सोच रहनुमाई नहीं कर सकती थी कि वो कहाँ है। मैं पहली मंजिल के जीने उतर कर नीचे आया जहाँ बदस्तूर तारीकी फैली हुई थी। मैंने जेब से लाइटर रोशन किया। दूर मेज़ पर मोमी शमें नजर आईं। उस मेज़ के पास पहली बार फटाबा ने मुझे चैलेंज किया था। उसने मेज़ पर अपना रिवॉल्वर रखकर मुझसे कहा था, मैं इस रिवॉल्वर को मेज़ पर से नहीं उठा सकता, क्योंकि उसे अपने कंगफू पर बड़ा नाज था। लेकिन मैंने उसे धोखा देकर वो रिवॉल्वर हासिल कर लिया और मोमी शमों को बुझाकर अंधेरे में उसकी पिटाई की। अब मैंने उन्हें बुझी हुई शमों को दोबारा रोशन किया। फिर शमा को उठाकर दोबारा राहदारियों से गुजरता हुआ उस कमरे के सामने पहुंचा जहां गरलाश को बंद किया गया था। उस कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ नजर आया। साफ जाहिर था कि वो दरवाज़ा तोड़कर वहां से निकला है। चूंकि वो दरिंदा आज़ाद हो चुका था, इसलिए मैंने मोहतात अंदाज में उस दरवाजे को खोलकर देखा। कमरे में सिर्फ एक बड़ा सा पलंग बिछा हुआ था। वहाँ और कोई सामान नहीं था। अलबत्ता 2 औरतें पलंग पर पड़ी हुई थीं। उनमें से एक रेनी थी और दूसरी सोनिया। मैंने उसके करीब आकर उसे झिंझोड़ते हुए आवाज़ दी। मुझे ये याद ना रहा कि सोनिया ऐसी हालत में जवाब न दे सकेगी। मैं उसके दिमाग पर दस्तक देने लगा, मगर उसकी बहुत सी सोचें थीं जो आपस में मिल रही थीं। दिमाग के किसी गोशे से मेरी दस्तक का जवाब नहीं आ रहा था। मुझे रुत की बातें याद आईं कि एक आध बार गरलाश के जहर से जानी नुकसान का अंदेशा नहीं होता। रेनी भी एक बार उसके दांतों का शिकार होकर दोबारा उसकी आरजू कर चुकी थी। इसका मतलब यही था कि सोनिया के लिए अभी जान का खतरा नहीं है। अचानक मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, गरलाश दरवाज़ा तोड़कर यहाँ से बाहर क्यों गया है? इंसान ज़िद्दी बनकर ऐसी हरकतें करता है और गरलाश सुजुको को हासिल करने की जिद कर रहा था। ये सोचते ही मैं सुजुको के कमरे की तरफ भागने लगा। जो रास्ते से गुजरते वक्त मैं सुजुको के दिमाग में झांक कर देखता जा रहा था, वो किसी से कह रही थी, मैं तुम्हें पहचान गई। जब तुम डैडी से मिलकर वापस जा रहे थे
तो मैंने तुम्हें कॉरिडोर से गुजरते देखा था। तुम फरहाद हो ना? मैं तारीक रास्ते पर दोनों तरफ की दीवारों को छूता हुआ तेजी से बढ़ता जा रहा था। आखिर मैं उस रिवॉल्विंग दीवार तक पहुंच गया। सुजुको कह रही थी, तुम गूंगे की तरह सर क्यों हिला रहे हो? कुछ मुंह से तो बोलो। वो अपने सामने खड़े नकली फरहाद को देख रही थी। उसकी सोच से पता चल रहा था कि गर्लाश अपने दोनों बाजू फैलाकर उसे अपनी आगोश में बुला रहा है। सुजुको ने कहा, यह क्या हरकत है? डैडी ने तुम्हें मेरी हिफाजत के लिए भेजा है और तुम बुरी नीयत से मेरी तरफ बढ़ रहे हो। वो पीछे हट रही थी। गर्लाश ने झपट कर उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि वो उसे अपने बाजू में जकड़ लेता, मैं रिवॉल्विंग दीवार के साथ घूमता हुआ कमरे में पहुंच गया। वो फौरन ही पलट गया। फिर मुझे देखते उसने सुजुको के हाथ को झटका देकर उसे पलंग की तरफ फेंक दिया और मेरे सामने तनकर खड़ा हो गया। सुजुको औंधे मुंह बिस्तर पर गिरी थी। फिर उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, जोथनसु, तुम ठीक वक्त पर आए। ये बदमाश फरहाद मेरी इज्जत से खेलना चाहता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह फरहाद नहीं है, फरहाद का चरबा है। चर्बी इतनी हो गई है कि बोल नहीं सकता। ये कहने के दौरान मैं अपने चेहरे से मास्क उतारने लगा। गर्लाश मुझ पर हमला करना चाहता था, लेकिन मुझ में तब्दीली आते देखकर वो जरा ठहर गया। इंतजार करने लगा कि मास्क के पर्दे के पीछे कौन है। थोड़ी देर बाद पर्दा उठ गया। सुजुको का मुंह हैरत से खुल गया, क्योंकि उसके सामने दूसरा फरहाद खड़ा हुआ था। इधर भी फरहाद, उधर भी फरहाद। उसके दीदे घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर से उधर होने लगे। गर्लाश मेरा असली रूप देखते ही गुर्राने लगा। वो कंगफू के अंदाज में पैंतरा बदलकर फिजा में कराटे के जाविये बना रहा था। मैं भी जवाबन किया की आवाजें निकालता हुआ मुकाबले के लिए तैयार हो गया। वो बोहा करता हुआ और फिजा में दोनों हाथ चलाता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मैं उसके हमलों को रोकता हुआ पीछे हटने लगा। ये मुझे याद था कि पीछे ज्यादा दूर जाऊंगा तो दीवार से टकरा जाऊंगा, लिहाजा टकराने से पहले मैं जमीन पर गिरा। फिर उसे किक मारता हुआ दूसरी तरफ लुढ़कता हुआ उछलकर खड़ा हो गया। मेरी किक से वो भी गिर पड़ा, मगर जिम्नास्टिक के खिलाड़ी की तरह उल्टी कलाबाजी खाकर खड़ा हो गया। फिर एक बार हम एक दूसरे के सामने डटकर खड़े हो गए। इस बार वो फिर कराटे के जाविये बनाता हुआ मुझ पर हमला करने के लिए बढ़ता हुआ आया। मैं फिर दोनों हाथों से उसके हमले को रोकना चाहता था, लेकिन धोखा खा गया। वो मेरे करीब आने से पहले ही एकदम से ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके इस अंदाज ने मुझे एक साथ के लिए उलझा दिया। उसी वक्त मेरे मुंह पर एक ठोकर पड़ी। संभलने से पहले ही दूसरी ठोकर पड़ी। मैं पीछे की तरफ लड़खड़ाता हुआ सुजुको के पास पलंग पर जाकर बैठ गया। लड़ाई के दौरान एक पल की गफलत भी बड़ी महंगी पड़ती है। उसने फिर मुझे गाफिल समझकर मुझ पर छलांग लगाई। अब मैं उस जगह नहीं था। वो बिस्तर पर औंधे मुंह आकर गिरा। मैंने पलटकर उस पर छलांग लगाई और उसे हेडलॉक में जकड़ लिया। अब मेरी कोशिश ये थी कि उसके चेहरे पर चढ़े हुए फरहाद के मास्क को नोच लूं या बेदर्दी से उसकी आंखों में आंखें डालकर आई लेंस निकाल लूं। वो खुद को छुड़ाने की बड़ी जबरदस्त जिद्दोजहद कर रहा था, लेकिन हेडलॉक कोई ऐसा दाव नहीं होता कि आसानी से निजात मिल जाए। इस जिद्दोजहद के दौरान मेरी उंगलियां उसकी आंखों के करीब पहुंच गईं। ऐसे वक्त उस कमबख्त ने अपने बचाव के लिए दूसरी चाल चली। इससे पहले कि मैं उसकी आंखों में उंगलियां डालता, मुझे सुजुको की चीख सुनाई दी। मैंने सर घुमाकर देखा तो उसने सुजुको की गर्दन अपनी टांगों में फंसा रखी थी। मैंने सुजुको को बचाने के लिए हेडलॉक पर जोर दिया, मगर वो शैतान सुजुको की गर्दन छोड़ना नहीं चाहता था। मजबूरन मैंने हेडलॉक को छोड़ते हुए उसकी गर्दन पर एक कराटे चॉप रसीद की। उसने तिल मिलाकर सुजुको की गर्दन छोड़ दी। उस कमबख्त के अंदर बड़ी फुर्ती थी, पारे की तरह मचलता था। इतनी जबरदस्त मार खाने के बावजूद वो जिम्नास्टिक के खिलाड़ी की तरह सर के बल उल्टा खड़ा हुआ और अपनी उठी हुई टांगों को मेरी गर्दन में फंसाकर मुझे बिस्तर से नीचे फेंक दिया। मैं सरहाने की मेज से जा टकराया। मेज पर रखा हुआ पीतल का गुलदान लुढ़क कर मेरे हाथ में आ गया। मैं इस मौका से फायदा कैसे ना उठाता। वो मेरी गर्दन में टांगों की कैंची डालने के बाद खुद भी पलंग के नीचे लुढ़क गया। मैंने गुलदान से उसके सर पर पूरी कुव्वत से जरब लगाई। वो फर्श पर से उठते उठते लड़खड़ाया। पलंग का सहारा लेकर चकराते हुए सर को थामने लगा। मैंने उठते ही उसके पेट में लात मारी, मगर उसमें कमाल की कुव्वत बर्दाश्त थी। इतनी मार खाने के बावजूद वो मुंह से आवाज नहीं निकाल रहा था। इस सिलसिले में उसे अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई थी। मैं उसे ताबड़तोड़ घूंसे मारने लगा। वो पीछे हटते हुए संभलने की कोशिश कर रहा था। मेरा एक घूंसा भी खाली नहीं जा रहा था। उसके चेहरे पर क्यामत टूट रही थी। उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। उसके सर पर ऐसी कारी जरब लगी कि वो मुदाफियत के काबिल नहीं रहा। मैं उसे बिल्कुल ही नीमजान करने के बाद उसका असली चेहरा देखना चाहता था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। मुतवातिर हमलों के दौरान मैंने ये नहीं सोचा कि वो रिवॉल्विंग दीवार की तरफ जा रहा है। ये बात उस वक्त समझ में आई जब वो दीवार से टकराकर चोर रास्ते में दाखिल हो गया। मुझे फौरन ही उसकी तरफ छलांग लगानी चाहिए थी या पीछे हट जाना चाहिए था, मगर एक लम्हे की गफलत के नतीजे में यह हुआ कि घूमती हुई दीवार के दूसरे हिस्से ने मुझे एक जोर का धक्का मारा। मैं उछलकर दूर फर्श पर चारों शाने चित हो गया। मैंने फर्श पर से उठने में देर नहीं लगाई।
मगर जो लम्हात गिरने और उठने में ज़ाय हुए वो गरलाश के लिए गनीमत थे। मैंने रिवॉल्विंग दीवार को धक्का मारकर खोलना चाहा तो अब वो एक ठोस दीवार बन गई थी, दरवाजे की तरह नहीं खुल रही थी। उसने दूसरी तरफ से उस दरवाजे को लॉक कर दिया। मैं दीवार को धक्के मार मार कर थक गया। सुजुको मुझसे चंद कदम के फासले पर खड़ी मेरा मुंह तक रही थी। मैंने बेबसी का इजहार करते हुए कहा, अफसोस तुम्हारा फरहाद हाथ से निकल गया। वो हिचकिचाती हुई बोली, मगर फरहाद तो तुम हो। हाँ, बकौल तुम्हारे बदमाश फरहाद हूँ। वो शर्माती हुई मेरे करीब आई, फिर मेरे बाजू से लगकर बोली, जोथनसू के रूप में आकर तुम बदमाशी कर चुके हो। मैंने गलत तो नहीं कहा था कि तुम बदमाश हो। मैं मुस्कुराकर उसे देखने लगा। कुछ देर बाद सुजुको ने कहा, अगर वो बदमाश फिर आएगा तो मैं तुम्हारी अदम मौजूदगी में धोखा खा जाऊंगी, क्योंकि वो तुम्हारी सूरत बनाए फिर रहा है। मैंने कहा, अब तुम यहाँ अकेली नहीं रहोगी, मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ कमरे से बाहर आ गया। उसने पूछा, हम इस कैद खाने से कब बाहर निकलेंगे? बहुत जल्द। तुम्हारे डैडी हमारी हिफाजत के लिए मुसल्लह फौज रवाना कर चुके हैं। यूं तो हम अब भी यहाँ से रवाना हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तय खाने से मुजरिमों के खिलाफ ज़रूरी सबूत फराहम करना है। क्या तुमने डैडी से बात की थी? हाँ, ट्रांसमीटर के जरिए उनसे गुफ्तगू हो चुकी है। मैं भी डैडी की आवाज़ सुनना चाहती हूँ। यूं लगता है उनसे बिछड़े सदियाँ गुजर गईं। मैं थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ सुना दूंगा। अभी मुझे सोनिया की फिक्र है। मैंने सुना है कि सोनिया एक खतरनाक फाइटर है। तुम उसकी फिक्र क्यों करते हो? वो खुद अपनी हिफाजत कर लेगी। मैं उसके साथ जीने उतरता हुआ नीचे तारीख हाल में आ गया। फिर वहां से सोनिया की तरफ जाते हुए कहने लगा, जो शख्स फरहाद के रूप में तुम्हारे पास आया था वो एक जहरीला आदमी है। उसका नाम गरलाश है। गरलाश के दांतों का जहर सोनिया के जिस्म में फैल गया है। वो इस काबिल नहीं है कि अपनी हिफाजत आप कर सके, इसलिए पहले हम उसी की तरफ जा रहे हैं। वो नागवारी से बोली, जब उसके जिस्म में जहर फैल गया है तो वो मर चुकी होगी। नहीं, वो जहर जूद असर नहीं है, अपने इब्तदाई मराहिल में सिर्फ नशावर है। वो बुड़बुड़ाने लगी, तुम ख्वामखा वक्त ज़ाय कर रहे हो। क्या तुम सोच नहीं सकते कि मैं डैडी से मिलने के लिए कितनी बेताब हूँ? मैंने नागवारी से कहा, तुम ख्वामखा अपनी जिद मनवाने की कोशिश ना करो। वो एकदम से चिढ़ गई। उसे इस बात पर नाज था कि उसका बाप कर्नल है। उसने किसी की ज्यादती बर्दाश्त करना सीखा नहीं था, मगर वो प्यार के नाम पर मेरी ज्यादतियां बर्दाश्त कर चुकी थी। एक तरह से मात खा चुकी थी। इसके बावजूद उसे नाज था कि मैं उसके बाप का मातियत हूँ, लिहाजा मुझे उस छोकरी का भी मातियत बनकर रहना चाहिए। वो गुस्से से बोली, फरहाद अपनी औकात में रहो, मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू ना करो। अगर मैं डैडी से शिकायत कर दूं तो जानते हो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेबी, अपनी खुशफहमी खत्म कर दो। मैंने उसे मुख्तसर सा जवाब दिया, क्योंकि मैं उस टूटे हुए दरवाजे के पास पहुंच चुका था, जिसके पीछे एक पलंग पर रेनी और सोनिया को छोड़ गया था। उस टूटे हुए दरवाजे को खोलकर अंदर जाने से पहले ही मैं ठिठक गया, क्योंकि किले के बाहर से फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जहां हम खड़े हुए थे उसकी पिछली दीवार पर एक छोटा सा रोशनदान था। उसी रोशनदान से बाहर की आवाज़ें आ रही थीं। फिर कोई लाउड स्पीकर से बोलने लगा, मिस्टर फटाबा, अगर आप बखैरियत हैं तो हमें जवाब दें। फटाबा को बार बार पुकारा जा रहा था, मगर वो अपने कमरे में बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी खामोशी हमारे लिए खतरे का बायस थी। अब वो मुसल्लह दुश्मन किले के अंदर आकर हमें गिरफ्तार कर सकते थे। मैं फौरन ही टूटे हुए दरवाजे को खोलकर अंदर गया ताकि सोनिया को अपनी हिफाजत में ले सकूं, मगर सोनिया वहां नहीं थी, सिर्फ रेनी नजर आ रही थी। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। मेरी जान हयात गुम हो गई थी। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि खुद अपने पैरों से चलकर कहीं जाती। उसे कोई ले गया था और वो गरलाश ही हो सकता था।